है वो देख ली हुई है। ऑथेंटिकेशन में हमें क्या करते हैं, हम यूज़र से ईमेल पासवर्ड लेते हैं और यूज़र का लॉगिन करवा लेते हैं और यूज़र का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन एक सर्विस थी फायरबेस की, जिसका सिर्फ अभी हमने एक मेथड देखा था, साइन इन विद ये ईमेल वाला। ठीक है, अब इसके मल्टीपल मेथड्स हैं, वो सबका काम अपना अपना है, सबके कोड्स पड़े हुए हैं गूगल के ऊपर। जब भी कभी आपको कड़ी की ज़रूरत, आप सिर्फ सर्च करोगे फायरबेस लॉगिन विद दिस सर्विस, मतलब फायरबेस लॉगिन विद गूगल, फायरबेस लॉगिन विद फेसबुक, फायरबेस लॉगिन विद दिस। ठीक है, टाइम अगर बचेगा तो हम डेफिनेटली गूगल को ज़रूर करेंगे। गूगल ऑथेंटिकेशन कॉमन है इस वजह से। अब हमने देखनी है कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस होते हैं व्हाट इज़ फायरबेस ऑथेंटिकेशन, वो आपको पता होना चाहिए, वो आंसर आपको आने चाहिए। ठीक है, अब मैं ये सवाल करता हूँ, हाँ जी, व्हाट इज़ फायरबेस ऑथेंटिकेशन सर्विस? साइन अप या लॉगिन करवाने के लिए। अच्छा, ओके, ये कौन कौन सी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है फायरबेस ऑथेंटिकेशन? मसलन कौन कौन सी सर्विसेज, कौन कौन से लॉगिन हम कर सकते हैं? सॉरी, सोशली वही गूगल। तो ये सारे के सारे फ्री हैं? ये हाँ लिमिटेड है फ्री। हाँ बिल्कुल, इनकी एक लिमिट्स है कोई ना कोई, वो लिमिटेड फ्री है, बट टेस्टिंग के लिए हम समझो एज कंसीडर कर सकते हैं, हमारे लिए फ्री है। बट एक प्रोडक्शन में जब एप्लीकेशन जाएगी तो डेफिनेटली इसकी एक कॉस्ट है। ठीक है, वो पर यूज़र के हिसाब से होती है। एक लॉगिन यूज़र का इतना पैसा, 0.0 सेंट्स ऐसे करके, 2 सेंट्स ऐसे करके कुछ होता है। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन सर्विस जो सी है बहुत बड़ी है फायरबेस की। अगर आपने फ़ोन OTP लगाना है फायरबेस से यूज़ कर सकते हो, कोई भी ऑथेंटिकेशन सर्विस लगानी है, आप कोई भी बड़ी से बड़ी एप्लीकेशन देखो, फेसबुक देखो, व्हाट्सएप देखो, व्हाट्सएप अपने इनिशियली फ़ोन नंबर लेती है और OTP सेंड करती है, तो इसमें भी हमारे पास फ़ोन नंबर और OTP सर्विस भी अवेलेबल है। ठीक है, तो अब हमने फायरबेस ऑथेंटिकेशन सर्विस को काफ़ी हद तक देखा था, जिसके ऊपर प्रैक्टिस एक ही क्लाइंट का कोड था। अब हमने दूसरी सर्विस के ऊपर मूव होना था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिस पे काफ़ी टाइम लगेगा हमारा, वो है फायर स्टोर। ये सर्विस समझो फायरबेस की सबसे ज़्यादा पॉपुलर सर्विस है और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर कोई ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहा है तो 100% चांसेस हैं कि वो फायर स्टोर यूज़ कर रहा होगा। डिपेंड करता है सिनेरियोज के ऊपर। मतलब मैक्सिमम जितनी भी कंपनीज है अगर फायरबेस को चूज़ कर रही हैं, उसके पीछे दो ही रीज़न है, या तो ऑथेंटिकेशन या फायर स्टोर। ठीक है, हो सकता है किसी ने गूगल ऑथेंटिकेशन लगानी हो, वो फायर ऑथेंटिकेशन यूज़ कर लेगा, और उसने अगर डेटा स्टोर करना तो फायर स्टोर यूज़ करेगा। फायर स्टोर का काम क्या होता है, यूज़र के डेटा को स्टोर करना है, वो डेटा जो टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा, जैसे यूज़र की ईमेल हो सकती है, नाम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, फ़ोन नंबर हो सकता है, कोई भी टाइप का डेटा जो टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो फायर स्टोर क्या होता है, फायरबेस की इसकी एक सर्विस है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, डेटा को स्टोर कर सकते हो। लाइक एक ऑटोमेटिक फीचर है, ये बहुत ही पॉपुलर है। इसके इस्तेमाल जो उनसा है वो अभी हमें पता चलना चाहिए, इसका एक पूरा तरीका है यूज़ करने का, वो अगर तरीका पता होगा तभी कुछ होगा। और इंटरव्यू में इसके कितने क्वेश्चन है जो कॉमन है हर इंटरव्यू में, वो अगर आपको पता होंगे तो वो फिर पता चल जाएगा इसको फायर स्टोर आती है कि नहीं। ठीक है, फायर स्टोर के अलावा एक और सर्विस है रियल टाइम डेटाबेस। ये रियल टाइम डेटाबेस भी इससे फायर स्टोर से जो सी है पहले आई थी रियल टाइम, या बाद में आई थी, मतलब इसके पहले या बाद में ही आई थी रियल टाइम डेटाबेस। इसका काम भी सेम टू सेम यही है कि फायर स्टोर के अंदर भी डेटा स्टोर होता है, टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, यही काम रियल टाइम डेटाबेस में भी होता है। सिर्फ दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि दोनों को करने का तरीका अलग अलग है, दोनों को यूज़ करने के अपनी अपनी अप्रोचेज हैं। अभी जैसे हम ये फायर स्टोर देखेंगे तो मैं बताऊंगा आपको इसकी करने की अप्रोच ये है, आपने इस अप्रोच को फॉलो करना है। तो इसी तरह से ये रियल टाइम डेटाबेस के अंदर जेसन फॉर्मेट की अप्रोच होती है। ठीक है, तो मैंने अभी तक सिर्फ एक आधे प्रोजेक्ट में रियल टाइम को देखा है, 99% जितने भी प्रोजेक्ट बने हुए हैं उनको देखा तो वो फायर स्टोर ही देखा है। ठीक है, कॉस्टिंग वाइज भी मैंने सुना है ये ज़्यादा इफेक्टिव है, परफॉर्मेंस वाइज भी मैंने सुना है फायर स्टोर ज़्यादा है, बट जिसको अपनी इंटरेस्ट हो तो वो रियल टाइम पे भी जा सकता है। मतलब कल को ऐसा नहीं होगा अगर आपको फायर स्टोर आती है आप रियल टाइम नहीं कर सकते, रियल टाइम के सिर्फ अपने मेथड्स हैं उनको यूज़ करना आना चाहिए। तरीका उनका यही है कि डेटा स्टोर होगा कैसे होगा, उसकी छोटी छोटी चीज़ें होंगी उनको सीखना होगा आपको। ठीक है, अब जब भी हम फायर स्टोर में जाएंगे, कोई भी फायरबेस की सर्विस में जाएंगे, सबसे पहले वो एक पेज हमें पूछता है कि आप क्या क्रिएट करना चाहते हो। मैं कहता हूँ हाँ ठीक है मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। ये वन टाइम आएगा, एक दफ़ा आएगा। जब ये आएगा ना तो फायर स्टोर के अंदर आपसे दो ऑप्शंस पूछेगा।
हाँ, वो आपसे दो ऑप्शंस पूछेगा। वो बताएगा कि आप बताओ आप कौन से रीजन में अपना सर्वर लेना चाहते हो। एक्चुअली हो इधर क्या रहा है कि जब आप फायर स्टोर सेलेक्ट कर रहे हो, मैंने आपको बताया था कि आपका डेटा ऑनलाइन कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है, तो वो आपसे फायर स्टोर पूछ रहा है कि आप कौन सी कंट्री के रीजन में स्टोर करना चाहते हो। मतलब हो सकता है, देखो ना, उसने कहा है कि आपका ये यूरोप के अंदर एक सर्वर पड़ा है, एक यूएस के अंदर पड़ा हुआ है, एक ये यहाँ पे पड़ा है, एक हांगकांग में पड़ा है, ये टोक्यो में पड़ा है, ये सारे के सारे सर्वर्स हैं। हो सकता है कोई बंदा बैठो टोक्यो में, तो वो कहता है मैं नहीं चाहता फायरबेस कहीं यूएसए का सर्वर यूज़ करे, वो टोक्यो का सर्वर ही यूज़ करे। इससे बेसिकली स्पीड में ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। इधर पाकिस्तान तो लिस्ट में नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी तक कोई सर्वर ही नहीं है। ठीक है, इंडिया में सर्वर है, अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप इंडिया भी इधर कहीं ना कहीं होगा, वो सिलेक्ट कर सकते हो। इससे ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं होता, बस सिर्फ कॉस्टिंग पे भी इफेक्ट होता है। जैसे यूएसए का सर्वर जो सा वो महंगा होता है, अगर आपको सिंगापुर का सर्वर यूज़ करते हो वो सस्ता होता है। ठीक है, मतलब इसका सिर्फ काम क्या होता है कि ये फायरबेस हमें एक ऑप्शन दे रही है कि आपकी चॉइस है कोई, कि आप किसी रीजन में स्पेशली सर्वर बनाना चाहते हो। मतलब आपका जो एक्चुअली कोड है वो किसी न किसी जगह पे पड़ा हुआ है ऑनलाइन, वो कहाँ पे पड़ा, हांगकांग में पड़ा, यूएसए में पड़ा, कहाँ पे पड़ा। तो मेरी इधर अपनी कोई प्रेफरेंस नहीं है, मैं नहीं चाहता, क्लाइंट को इतना पता नहीं है, कोई कोई किसी को कुछ नहीं पता। तो आप क्या करो, कुछ भी सिलेक्ट करो, डिफ़ॉल्ट के साथ भी जाओगे चलेगा, कोई और सिलेक्ट करो तब भी चलेगा। बट एक चीज़ ये ख्याल रखनी है कि अगर आपने रीजन ये सिलेक्ट कर लिया, ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पे उसने क्लियर वर्ड्स में लिखा है कि अगर आपने लोकेशन सिलेक्ट कर ली, ये बाद में चेंज नहीं होगी। क्योंकि अगर क्लाइंट ने आपको रिक्वायरमेंट ये दी कि आपने हांगकांग में ही सर्वर बनाना है, तो अच्छी अप्रोच ये होगी आपने इनिशियली हांगकांग सेलेक्ट कर लेना, फिर आप सर्वर बनाना। क्योंकि अगर आप सारा काम कर लो, बाद में वो कहेगा कि इसके रीजन को चेंज कर दो, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है किसी की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई हांगकांग में मुझे, अब मैं हांगकांग में बैठा हूँ तो मेरा फायरबेस भी हांगकांग में सेटअप हो ताकि मेरी एप्लीकेशन ज़्यादा फास्ट चले। ठीक है, तो इसीलिए एडिशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए आपके लिए बेहतर है कि अगर आपको पता है तो आप उसको चूज़ करो, नहीं पता तो डू इट। जैसे वो तो कि सिर्फ उसी रीजन में फास्ट चलेगी। हाँ, वो सिर्फ इफेक्ट ये होता है, लेट से पाकिस्तान में अगर गूगल का सर्वर होता ना और हम एक ऐप बनाते हैं जो सिर्फ पाकिस्तान के बंदे यूज़ करते हैं, तो जब कोई इंटरनेट से रिक्वेस्ट करता तो पिंग रेट जो उनसा वो कम हो जाता। मतलब देखो ना, एक चीज़ को अमेरिका जाके डेटा लाना पड़ रहा है और एक चीज़ को पाकिस्तान की अगली गली से लाना पड़ रहा है, तो यहाँ पे पिंग रेट इफेक्ट होता है, मतलब यूज़र का रिस्पॉन्स रेट जल्दी आ जाता है। तो इस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जब देखी जाती हैं, जब एप्लीकेशन बन जाती है। बट ये फायरबेस ने मेंशन किया कि अगर आप एक दफ़ा सेलेक्ट कर लोगे तो बाद में चेंज नहीं होगी। तो इस वजह से लेट से मैं यूएसए के साथ ही चला जाता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मैं क्या कहता हूँ नेक्स्ट करता हूँ। अब दूसरी चीज़ वो यहाँ पूछेगा कि आप बताओ कि आप जो ये डेटाबेस बना रहे हो, ये टेस्टिंग के लिए बना रहे हो कि प्रोडक्शन के लिए बना रहे हो। ऐसा तो नहीं अभी आप सीखने के लिए बना रहे हो। अगर आप सीखने के लिए बना रहे हो तो क्या होगा, 3 महीने बाद ये खुद ब खुद डिलीट हो जाएगी। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो तो 3 महीने बाद खुद ब खुद फायर स्टोर से ही आपका फायर स्टोर डिलीट हो जाएगा। इससे ये होगा, आपको एक्स्ट्रा कॉस्टिंग नहीं पड़ेगी। और अगर आप चाह रहे हो नहीं नहीं मेरी ऐप जो सी है वो कल को पब्लिक हो सकती है, मुझे नहीं चाहता, तो मैं इसको प्रोडक्शन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये बाद में भी चेंज हो सकता है, अभी भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा ये प्रोजेक्ट 3 महीने बाद अगर किसी को कोड देखना हो उसको मिले ही ना या कुछ ना मिले, तो मैं क्या कहता हूँ कि ठीक है इसको प्रोडक्शन में कर लो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई भी अभी ये प्रोजेक्ट डिलीट नहीं कर पाएगा जब तक मैं खुद नहीं करूँगा, ये लाइफ टाइम के लिए इस पर बन जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्शन सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। अब ये क्या करेगा, यूएसए के रीजन के अंदर जाके लाइफ टाइम के लिए प्रोडक्शन के लिए एक फायर स्टोर को सेटअप कर रहा है। हाँ जी, आइए आइए, व्हाट इज रीजन? रीजन जहाँ में हमने अपना सर्वर बनाना है। ओके, वो पाकिस्तान में भी हो सकता है। पाकिस्तान का तो सर्वर ही नहीं है, अभी आपने खुद ही बोला है अभी। वो कौन बनाएगा, हम बना सकते हैं सर्वर। अगर उधर ऑप्शन आ रही होगी तो मतलब मैं वहाँ पाकिस्तान लिस्ट कर सकता हूँ, एंटर कर सकता हूँ। वहाँ हाँ, वो सर्वर कौन दे रहा है हमें? सर्वर कौन दे रहा है? हाँ फायरबेस। हाँ बिल्कुल, फायरबेस देगी बिल्कुल। और अगर फायरबेस उसमें पाकिस्तान को लिस्ट कर लेती है, मतलब गूगल पाकिस्तान में ऑफिशियली आता है, यहाँ पे कोई सर्वर सेटअप कर देता है जो फायरबेस के लिए, और उसको वहाँ पे लिस्ट कर देता है, तो हमें ऑप्शन डेफिनेटली आ जाएगी। हम कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर, हम नहीं कह सकते पाकिस्तान का सर्वर उधर आना ही आना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अभी हमारा फायर स्टोर जो सा ऑफिशियली बन गया। अब फायर स्टोर की लुक जो सी है वो इस तरह से होती है। अब इसको थोड़ा सा समझना होता है कि यहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले यहाँ पे रूल्स होते हैं
ये रूल्स बड़े कीमती होते हैं कि ना, जब भी हम इसमें जाते हैं रूल्स में, यहाँ पे समटाइम 99% फंस जाते हैं। रूल्स में क्या होता है, आपने यहाँ पे आके ना इस रूल्स को कुछ एडिट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, ये बहुत कुछ लिखा है, सिर्फ इतना याद करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ यहाँ पे एक जो सेंटर में लाइन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या अलाउ करना चाहते हो यूज़र्स को कि वो आपका डेटा रीड करें और राइट करें। और यहाँ पे लिखा है फॉल्स, कि अगर कोई बंदा आपके डेटा को रीड करता है और राइट करता है तो क्या उसको अलाउ करना चाहिए। तो फायर स्टोर का काम क्या होता है, डेटा को स्टोर करना। तो स्टोर बेसिकली होता है रीड, और जब डेटा को हम गेट करेंगे वो वो होता है राइट, और जब डेटा हम गेट करेंगे वो होगा रीड। तो रीड और राइट की यूज़र को परमिशन देनी है, तो यहाँ पे लिखा है फॉल्स। तो इनिशियली आपको इस रूल को पहले ही ट्रू कर लेना है कि हम रीड राइट को ट्रू कर लेते हैं। मतलब यूज़र, हम इसमें डेटा को स्टोर भी करेंगे और डेटा गेट भी करेंगे फायर स्टोर पे। जैसे चैट होती है, आप अपना पहले मैसेज लिखते हो, सेंड करते हो, फिर दूसरे बंदे को जाता है, वो रीड कर लेता है, वो उसको एडिट नहीं कर सकता। आप अपने मैसेज को खुद एडिट कर सकते हो, वो दूसरा बंदा आपके मैसेज को एडिट नहीं कर सकता। तो रीड और राइट दोनों की फैसिलिटी आप देना चाहते हो, मैं कहता हूँ हाँ ट्रू। ठीक है, ये रूल समटाइम सेट नहीं करते, तो इससे ये होता है आप सारी फायरबेस कनेक्ट कर लेते हो अपने प्रोजेक्ट में, वो चलती नहीं है, ना डेटा जाता है ना आता है। वो मेन रीज़न इसकी रूल्स है। तो रूल्स जो उनसे हैं, इसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ रीड राइट को ट्रू कर लेना। ओके, आई व्हाट इज रीड? डेटा गेट करते हैं जब। ओके, राइट स्टोर करते हैं। हाँ बिल्कुल, रीड और राइट से यही है, डेटा स्टोर करना और गेट करना। और हमने इसको कर दिया ट्रू। हम चाहते हैं कि डेटा यूज़र डेटा रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते। ये करने के बाद यहाँ पे लिखा है पब्लिश का ऑप्शन, इस पब्लिश को क्लिक करेंगे, ये नए रूल्स जो उनसे हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ओके ओके ओके। अब दोबारा हम डेटा के अंदर कॉलम में आते हैं। ये हमारा मेन चीज़ है डेटा का कॉलम। ये डेटा और रूल्स, ये दो मेजर चीज़ें थी जो हमने देख ली। अब यहाँ पे हमारा असल काम शुरू होता है सही स्ट्रक्चर का। अब फायर स्टोरेज के अंदर ना काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें सीखने वाली हैं। सबसे पहले फायर स्टोर का हमें काम पता चला। फायर स्टोर क्या होता है, जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ें होती हैं। सबसे पहले यहाँ पे होती है कलेक्शन। अब यहाँ पे कलेक्शन पूछते हैं, व्हाट इज कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब होता है कि सिर्फ एक नाम कि आपके पास किस टाइप की कलेक्शन है। जैसे लेट से आप क्या करो, ग्लास का एक वो पैक लेके आओ, आपसे मैं पूछूं कि आपने किस टाइप की कलेक्शन की हुई है, तो आप कहोगे ये कलेक्शन है ग्लास की। ठीक है, मैं आपको कहूँ कि आप मुझे बताओ कि ये चेयर्स है, आपने किस टाइप की कलेक्शन की, आप कहोगे चेयर्स की कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल थिंग्स। कलेक्शन सिर्फ एक नाम है जो आपने बताना है किस टाइप का डेटा। ठीक है, ये कुछ भी नाम हो सकता है, नो मैटर कोई लफ्ज़ हो, सिर्फ एक नाम है जो नाम आपने खुद बताना है। जैसे कलेक्शन सिर्फ समझो एक नेम है, आपने उसके अंदर कोई नेम को स्टोर करना है कि आपके पास किस टाइप की कलेक्शन है। मैं कहता हूँ मेरे पास 10 लैपटॉप है, तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास लैपटॉप्स की कलेक्शन है। ठीक है, मैं कहता हूँ मेरे पास लेट्स से ये 10 जो से कंप्यूटर्स हैं, तो मैं कहूँगा मेरे पास लैपटॉप कंप्यूटर की कलेक्शन है, मल्टीपल कलेक्शन हो सकती है। तो कलेक्शन बेसिकली क्या है, सिर्फ एक नेम है। नेम कुछ भी हो सकता है, लेट्स से यूज़र्स हो सकता है। तो आपके पास सबसे पहले आपने फायरबेस के अंदर बनानी कलेक्शन क्या है, सिर्फ एक नाम। अब मैं जाता हूँ इधर फायर स्टोर पे, यहाँ पे आता हूँ, स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, वो कहता है स्टार्ट अ कलेक्शन। आप एक कलेक्शन का नाम रखो। ठीक है, मैं कहता हूँ ठीक है, मेरी कलेक्शन का नेम लेट्स से रख दो यहाँ पे यूज़र्स कुछ भी रख दो। ठीक है, जैसे ही मैं नेक्स्ट करता हूँ, अब अगली चीज़ आती है। अब फायरबेस के अंदर सबसे पहली चीज़ होती है कलेक्शन, दूसरी चीज़ होती है डॉक्यूमेंट। ये और ये हमारी होती है सेकंड चीज़। सबसे पहली चीज़ होती है कलेक्शन, फिर होती है डॉक्यूमेंट, और आखिरी चीज़ होती है फील्ड। ये हमारे पास ये सिर्फ तीन आपको सही समझ आ गया ना, पूरी की पूरी फायर स्टोर समझ आ जाएगी। सिर्फ ये 3 चीज़ों का सही डिफरेंस पता होना चाहिए। कलेक्शन क्या होता है, सिर्फ एक नाम होता है कि आपके पास किस चीज़ की कलेक्शन है। लेट्स से मैं आपको कहता हूँ आपके पास 10 चेयर्स रखी हुई हैं, तो मैं अब कहता हूँ कि आपके पास चेयर्स की एक कलेक्शन है। हर चेयर का कोई ना कोई नंबर हो सकता है कि चेयर नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो वो जो नाम है कि किस किस का है, वो है डॉक्यूमेंट। ठीक है, और जो एक्चुअली चेयर है वो फील्ड। आप कोई भी दुनिया की एग्जांपल उठा लो, वो इस पे अप्लाई हो सकती है। मैं कहता हूँ कि आपने लेट्स से 10 बाइक्स को जमा करना है। अब मैं तुम्हें कहता हूँ ठीक है, 10 बाइक्स की सबसे पहले कलेक्शन बनेगी। कलेक्शन मतलब उसका सिर्फ नाम, मैं यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है, कलेक्शन मतलब इसका सिर्फ नाम, और वो है लेट्स से बाइक्स।
ठीक है। उसके बाद हर कलेक्शन, इस बाइक की कलेक्शन में मल्टीपल बाइक्स हो सकती हैं। फिर उसमें से हर बाइक की एक अपनी कोई ना कोई पहचान होगी, उसका एक कोई ना कोई नंबर होगा। उसको हम कह सकते हैं उसकी हर बंदे की एक आईडी होगी यूनिक, एक जैसे हर बाइक का एक यूनिक नंबर होगा, वो होगा डॉक्यूमेंट। और एक्चुअली जो बाइक होगी जिसमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि इसका कलर क्या है, इसका वेट क्या है, ये कौन सा मॉडल है, कितने सीसी का है, कितनी स्पीड है, कितना इंजन चला हुआ है, कितनी रनिंग है, इस सारी इन्फॉर्मेशन जो एक्चुअल आपका डेटा है वो सारा का सारा फील्ड में पड़ा होगा। ये सारी की सारी अगर चीज़ समझ आ गई तो समझो आपको सारी की सारी फायर स्टोर समझ आ गई। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन ये होते हैं व्हाट इज़ डॉक्यूमेंट। तो आपने बताना ये होता है कलेक्शन जो उनसी होती है, कलेक्शन क्या होती है, एक सिर्फ कोई भी टाइप की कलेक्शन हो सकती है और उसके अंदर डॉक्यूमेंट क्या होता है, एक आईडी होगी, यूनिक आईडी होगी। ये सिर्फ आईडी होगी कि कौन सी कलेक्शन का कौन सा एलिमेंट। मतलब जैसे मैं कहूँ बाइक्स का, ये वाली बाइक 10वीं बाइक, ये नंबर वाली बाइक, ये वाली बाइक है, ये वाली बाइक, मतलब डॉक्यूमेंट क्या सिर्फ एक आईडी है। ठीक है। और कलेक्शन क्या है, किस टाइप की आपकी कलेक्शन है, बाइक्स की कलेक्शन है, कार्स की कलेक्शन है। और ये आईडी मीनिंगफुल नहीं भी होगी तो चलेगा, मतलब बाइक का नंबर बंदे को नहीं भी पता हो चलेगा। मैं तुम्हें कहता हूँ तुम एक 10 बाइक्स को कलेक्ट कर लो, अब तुमने इधर लिख दिया बाइक्स, अब हर बाइक का नंबर तुम्हें पता हो ना भी हो तो चलेगा, बट होना चाहिए नंबर, वो तुम्हारा डॉक्यूमेंट है। और एक्चुअली जो सारी की सारी बाइक की इन्फॉर्मेशन है कि उसका कलर क्या है, उसका वेट क्या है, उसका इंजन कितना चला हुआ है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो एक्चुअली डेटा है वो फील्ड में पड़ा हुआ है। क्वेश्चन इंटरव्यू में ये होते हैं कि जो सारा हमारा डेटा होता है जो हम यूज़र आपस में स्टोर करते हैं वो किस में पड़ा होता है, वो कलेक्शन में होता है, डॉक्यूमेंट में, फील्ड में, वो सारा का सारा फील्ड में पड़ा होता है। ठीक है। दूसरा सवाल ये होता है कि हम इनके ऑर्डर को ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब कलेक्शन से पहले फील्ड बनाने, फील्ड के अंदर डॉक्यूमेंट बनाने, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही चलेगा, ये 3 हायरार्की बनी हुई है, कलेक्शन, डॉक्यूमेंट, फील्ड, ये इसी को फॉलो होगी। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, आइए समझ। ये कलेक्शन ही नहीं पता लगी मुझे। ओके ओके, तुम्हारी कोई हॉबी है, हॉबी? मेरी? हाँ। हम्म। क्या? गेम ना बोल नहीं खेलता है। नहीं गेम नहीं है। क्या क्या हॉबी? फुटबॉल खेलना, बुक्स। फुटबॉल? चलो मान लो फुटबॉल है, मान लो फुटबॉल है तुम्हारे पास, लेट्स से यहाँ पे आपने कलेक्शन का नाम रख दिया फुटबॉल, मतलब आपके पास 10 फुटबॉल रखी हुई हैं। अब तुमने उनके 10 फुटबॉल का डेटा फाइल स्टोर में स्टोर करना। ठीक है। 10 फुटबॉल डिफरेंट डिफरेंट कंपनी की हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनका हाइट वेट हो सकता है, उनका वो सरफेस बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, मतलब कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। जो फुटबॉल खेलता है उसको पता होगा कि कितनी चीज़ें फुटबॉल के अंदर भी होती हैं। ठीक है। ब्रांड्स होते हैं कि वो कितनी, मतलब नई है कि नहीं, ओल्ड है कि नहीं, कितनी यूज़ हो चुकी है, और मतलब कितनी भी चीज़ें हो सकती हैं। कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ होगी नाम कि आपके पास किस चीज़ की कलेक्शन है। जैसे लेट्स से मेरी हॉबी मान लेते हैं कि कॉइन कलेक्शन है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मेरे पास जो कलेक्शन है वो क्या है, कॉइन्स। ठीक है। फिर मैं इनमें से एक डॉक्यूमेंट लिखूंगा कि मेरे पास उसमें से जो 5 वाला कॉइन है वो डॉक्यूमेंट है, मतलब 5 वाला कॉइन है, और उसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो फील्ड में होगी कि एक कॉइन है जो 5 का है, जो पाकिस्तानी 5 रुपीज़ है, इंडियन 5 रुपीज़ नहीं है, उसका कलर जो सा वो इतने हैं, वो इस ग्राम का है, इतने पीतल का है, कॉपर का है, किसी भी तो इसका। हर कलेक्शन यानी कि हमारे पास जितनी कलेक्शंस होंगी उन सबकी अलग अलग डॉक्यूमेंट्स और अलग अलग फील्ड होंगे। एक कलेक्शन के अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्योंकि आपके पास एक मेन कलेक्शन होगी, उसके अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होंगे। जैसे आपके पास बाइक्स की कलेक्शन है, उसके अंदर 10 बाइक्स होंगी, और 10 बाइक की एक एक डॉक्यूमेंट के अंदर हर उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, मतलब फील्ड जो उनसी होंगी वो मल्टीपल हो सकती है। वो भी हर डॉक्यूमेंट के साथ साथ। हाँ, हर डॉक्यूमेंट की अपनी फील्ड्स होंगी, क्योंकि एक बाइक की जब आप आईडी पे चले जाओगे फिर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसकी फील्ड में होगी, मतलब सारी की सारी हायरार्की है। अगर आपकी कलेक्शन बनी होगी तब आपकी डॉक्यूमेंट होगी, फिर आपकी फील्ड होगी। आ गई समझ? आ गई? सर बताएं, कोई एग्जांपल से समझाएं, या फायर बेस की इस कलेक्शन डॉक्यूमेंट फील्ड को, बस वो एग्जांपल यूज़ नहीं करनी जो मैंने यूज़ कर। हाँ, आपने खुद ही क्या है, कोई भी चीज़ उठा सकते हो। उठाओ, कुछ भी उठाओ, मैं कब मना किया, वो नहीं उठाई जो मैंने यूज़ करी। मतलब
मैं बाइक की एग्जांपल दे दी, फुटबॉल की दे दी, कॉइन की दे दी, तुमने कोई ऐसी चीज़ चूज़ करनी है जो इनके अलावा। बुक हो सकती है। ओके गुड, वेरी गुड। हाँ कि- ठीक है, तो इसमें कलेक्शन क्या है? कलेक्शन उसका राइटर, कलेक्शन नाम है ना, बुक्स का अलग अलग नाम होगा। पहले तो देखो ना, तुम डेटा क्या स्टोर करना चाहते हो। अगर हम बुक्स के सेंस में जाते हैं, तुम्हारे पास 9th की बुक्स हैं, 10th की बुक्स हैं, और फर्स्ट ईयर की बुक्स हैं, सेकेंड ईयर की बुक्स हैं। अब तुम्हारी सबसे पहले कलेक्शन का जो नाम होगा तुम वो रख सकते हो बुक्स। ठीक है, तुम्हारे पास क्या है, सबसे पहले कलेक्शन है किसकी, बुक्स की। ठीक है, उसके बाद हर बुक की एक अपनी आईडी है, मतलब वो 9th क्लास की है, वो 10th की है, वो 11th की है, किसी भी क्लास की है। फिर उसके बाद उसकी डिटेल है कि 9th की फिजिक्स है, 9th की केमिस्ट्री है, 9th की ये है, 9th की ये। तो इन शॉर्ट देखा जाए तो तुम्हारे पास सिर्फ कलेक्शन क्या है, बुक्स की। उसके अंदर जितनी भी बुक्स हैं वो सारी की सारी डॉक्यूमेंट की आईडी है, मतलब वो सिर्फ नाम है कि जैसे कि बुक्स है 9th क्लास की, उसकी डिटेल की। अब मैं स्टोर करता हूँ डेटा, मैं यहाँ पे आता हूँ, वापस बंद करता हूँ, कलेक्शन क्रिएट करता हूँ। वो कहते हैं कलेक्शन का नाम दो, मैं कहता हूँ बुक्स लेट से, ठीक है, या फिर लेट से मैं इसको रख देता हूँ बाइक्स ही, लेट से बाइक्स। अब मैं नेक्स्ट पे क्रिएट करता हूँ, वो पूछता है अब आप बताओ डॉक्यूमेंट की आईडी। डॉक्यूमेंट की आईडी मतलब डॉक्यूमेंट का नाम। ठीक है, मैं कहता हूँ जैसे इसकी आईडी समझो, इसका कोई नंबर है, मेरी बाइक का नंबर लेट से मान लो ये है। ठीक है, अब मैंने इधर सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट का नाम देना है। मैंने अभी एक बाइक्स की कलेक्शन बना ली, उसके अंदर मैंने एक आईडी दी कि जैसे बाइक्स के अंदर ये वाली जो बाइक है उसके अंदर आओ, और यहाँ पे बता रहा है फील्ड में आप डिफाइन करो आपने डेटा क्या है। जैसे मैं कहता हूँ मेरी जो बाइक है उसका मॉडल जो सा है, अब यहाँ पे पूछे किस टाइप का डेटा है, मैं कहता हूँ ठीक है स्ट्रिंग टाइप का डेटा है चलेगा। मेरा जो मॉडल है लेट से, या फिर इसको मैं कहता हूँ चलो नंबर टाइप का डेटा है, मॉडल लेट से 2019 मॉडल है। वो कहता है ठीक है और बताओ इसके बारे में, आप अभी करना चाहते हो। मैं कहता हूँ नहीं इतना इनफ है, इसको सेव कर दो। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले एक बाइक्स की कलेक्शन बनी, उस कलेक्शन के अंदर एक डॉक्यूमेंट है जिसकी आईडी ये है, और उसके अंदर ये सारी फील्ड ऐड हुई, 3 कॉलम्स बन गए। तो फायरस्टोर यही है, सबसे पहले हमने कलेक्शन बनाते हैं, डॉक्यूमेंट होती है, फिर फील्ड होती है। अब देखो बाइक्स के अंदर जाऊंगा तो ये वाला नंबर आएगा, फिर मैं इसके अंदर जाऊंगा तो ये इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर मैं यहाँ पे दूसरी फील्ड भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे इसका कलर क्या है, मैं कहता हूँ इसका कलर जैसे लेट से मान लो रेड है। अब मैंने क्या किया है, बाइक्स की कलेक्शन के अंदर ये वाली बाइक के अंदर 2 चीज़ें ऐड की, इसका कलर रेड है और 2 मॉडल ये। अब बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड हो सकती हैं। मैं अब क्या करता हूँ, एक और डॉक्यूमेंट ऐड करता हूँ। एक और डॉक्यूमेंट मतलब एक और बाइक का डेटा ऐड करने जा रहा हूँ। एक और बाइक है जिसका नंबर ये है, ठीक है, उसका जो मॉडल है लेट से वो नंबर है, और वो है 2020 मॉडल एग्जाम्पल के तौर पे। और इधर से मैं मोर फील्ड ऐड कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ उसका कलर जो सा है वो लेट से ब्लू है। अब देखो मैं सेव करता हूँ तो मेरे पास बाइक्स के अंदर 2 कलेक्शन पड़ी हुई, बाइक्स की कलेक्शन के अंदर 2 डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं कि आप कौन सी बाइक को देखना चाह रहे हो, ये वाली बाइक को, ये वाली बाइक को। मैं जब दूसरी वाली को क्लिक करता हूँ तो उसकी इन्फॉर्मेशन आती, मैं जब इसको ऊपर वाली को क्लिक करता हूँ तो उसकी इन्फॉर्मेशन आती। तो फायर स्टोर के अंदर सब कुछ यही है, कलेक्शन, डॉक्यूमेंट, फील्ड। आई, आपका डेटा सिर्फ और सिर्फ फील्ड्स में स्टोर होता है एक्चुअली। ये जो सा है डॉक्यूमेंट, ये आपका सिर्फ एक नंबर ही है। ठीक है, जब हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं ना, तब यहाँ पे एक ऑप्शन होती है ऑटो आईडी की। लेट से आपको बाइक का नंबर नहीं पता ना, आप चाहते हो कि वो कुछ मैं दूँ, तो यहाँ पे आप ऑटो आईडी सेलेक्ट करोगे, ऑटोमेटिकली रैंडम आईडी जनरेट कर देगा। ठीक है, वो इसलिए ताकि आपकी एक चीज़ दूसरी चीज़ से यूनिक रहे, तो वो खुद ब खुद इसको मैनेज भी कर सकता है अगर हम नहीं करना चाहें। और अगर हम खुद, हमें पता है हम इसको कोई ना कोई नंबर असाइन करना चाहते हैं तो हम खुद भी कर सकते हैं। ये सारा का सारा काम हम अभी सिर्फ फायरस्टोर की ग्राफिकल यूज़र को यूज़ कर रहे हैं। ये हमने सारा काम अपने कोड के थ्रू करना है। हमने एक कलेक्शन बनानी है, कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट बनाना है, डॉक्यूमेंट के अंदर फील्ड बनानी है, फिर फील्ड के अंदर डेटा को स्टोर करना है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से किसी को भी अपडेट कर सकते हैं। जैसे लेट से मैंने बाइक स्टोर की है 3242, मैं कहता हूँ इसका कलर रेड नहीं है, इसका कलर है लेट से सियान। तो मैं यहाँ पे जब अपडेट करूँगा तो ऑटोमेटिकली देखो डेटा जो सा अपडेट भी हो जाता है।
ठीक है। तो फाइल स्टोर कुछ भी नहीं है, कॉम्बिनेशन है इस एक तरीके का जिसके अंदर कलेक्शन डॉक्यूमेंट फील्ड होती है। फील्ड क्या होती है, तुम्हारी एक्चुअल डेटा होता है, जब हमारा एक्चुअल सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डेटा की वो सिर्फ फील्ड में पड़ी होती है। कलेक्शन क्या होती है, सिर्फ नेम होता है किस टाइप का आपकी डेटा है, मतलब बाइक्स है, बुक्स है, क्या है। आप इधर और कलेक्शन बना सकते हो। आप यहाँ पे आते हो, कहते हो कि भाईजान मेरी एक और कलेक्शन है बुक्स की, मान लो, ठीक है। अब बुक्स के अंदर लेट से आपने किस टाइप की बुक स्टोर कर रहे हो। अब एक बुक को हमने इमेजिन करना है, मैं कहता हूँ 9th की बुक है लेट से कोई। अब इसका जो सा सब्जेक्ट, इसका जो सा नेम है लेट से, वो है लेट से कंप्यूटर एग्जाम्पल के तौर पे। मैंने अभी ये किया, यहाँ पे 2 कलेक्शन बनाए, एक बाइक्स की और एक बुक्स की। अब बुक्स की कलेक्शन के अंदर एक 9th है, 9th के अंदर एक कंप्यूटर नेम से पड़ी है। मैं यहाँ पे आता हूँ, एक और डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ 10th। और यहाँ पे आता हूँ, मैं इसके नेम के अंदर भी क्या कर देता हूँ, लेट्स से मैथ्स कर देता हूँ। यहाँ पे आके सेव करता हूँ। अब देखो मैंने ये किया है, बुक्स की कलेक्शन के अंदर दो बुक्स बनाई हैं, और मैंने बाइक्स में बना दी। कहाँ गई, ओके तो दोबारा बनाते 10th, और यहाँ पे आके मैं कहता हूँ नेम, और यहाँ पे आके मैं कहता हूँ मैथ्स। इसको मैं सेव करता हूँ। अब देखो बुक्स की कलेक्शन के अंदर 2 कलेक्शन है, 10th और 9th के अंदर कंप्यूटर पड़ी है, 10th के अंदर और पड़ी। अब ये डेटा बहुत ज़्यादा हो सकता है, ज़रूरी नहीं। अब मैं कहता हूँ कि ठीक है, इसके अलावा इसका जो उनसा है ना, कलर भी बुक का हो सकता है। चलो मान लो कलर का बुक रेड है, और कलर ये बुक जो उनसी है ये वैलिड कब तक है। और यहाँ पे हम इधर से डेट टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइम स्टैम्प। ये आपको डेट पिक करने की ऑप्शन दे देगा कि आप डेट बताओ कब तक वैलिड है। यहाँ पे सही डेटा टाइप्स आ रही हैं कि आपके डेटा स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन है, मैप है, अरे है, नल है, या कोई जियो पॉइंट है, या रेफरेंस है कोई। तो मैं क्या कहता हूँ, ठीक है, मेरा जो सा लेट से ये वैलिड एक टाइम स्टैम्प है, टाइम स्टैम्प मतलब डेट। तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ कब तक वैलिड है, लेट से ये कोई भी ईयर में लगा देता हूँ, यहाँ तक वैलिड है। मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। अब देखो इसने क्या किया, 10th के अंदर वैलिड के अंदर उसकी डेट टाइम भी स्टोर कर लिया। मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन आपकी इस चीज़ से रिलेटेड होगी वो सारी की सारी फील्ड में पड़ी होगी, और जो भी आपका जैसे कलेक्शन होगी उसे एक नाम होगा। जब 10th के अंदर हम मैथ के अलावा कोई बुक नहीं रखी, एक ही बुक आएगी, एक ही डॉक्यूमेंट। अब 10th है ना, अब 10th आ गई। अब 10th के अंदर हो सकता है तुमने अब ओल्ड नेस्टेड जाना है, तुम चाह रहे हो कि मैं 10th के अंदर 10th की भी और नेस्टेड हो जाऊँ। अब यहाँ पे तो सीन ये है कि एक ही उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है, तो यहाँ पे सीन शुरू होता है सब कलेक्शन का। आप क्या कर सकते हो, अभी हमने एक स्ट्रक्चर देखा, वो क्या होता है, कलेक्शन डॉक्यूमेंट फील्ड। अभी इंटरव्यू में सवाल होते हैं कि आप बताओ अगर आपने नेस्टेड स्ट्रक्चर बनाना, मतलब आप क्या कर सकते हो, कलेक्शन के अंदर कलेक्शन ले सकते हो। तो इसका सही आंसर होता है आप कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट ले सकते हो, फिर डॉक्यूमेंट के अंदर फिर कलेक्शन ले सकते हो, फिर कलेक्शन के अंदर फिर डॉक्यूमेंट ले सकते हो। तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। मतलब आप क्या करोगे, कलेक्शन के अंदर जाओगे, फिर डॉक्यूमेंट के अंदर जाओगे, फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन है कलेक्शन का। आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर 10th के अंदर लेट से मैथ्स की एक अलग कलेक्शन बना लो। अब क्या होगा, अब वो पूछा इसकी आईडी, में कहता हूँ ऑटो आईडी ले लो और इसको अभी के लिए सेव कर दो। अब क्या होगा देखना, अब मेरा स्ट्रक्चर बढ़ गया। अब मैंने क्या किया, बुक्स की कलेक्शन के अंदर जाऊँगा, 10th के अंदर जाऊँगा। अब यहाँ पे इसका मैप भी और उसकी सब कलेक्शन भी है। फिर सब कलेक्शन के अंदर जाऊँगा तो उसकी एक अपनी आईडी है, उसकी आईडी के अंदर उसका डेटा यहाँ पे पड़ा हो। आप इससे भी अंदर जाओ, इधर इससे भी अंदर जाओ, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर कलेक्शन, सब कलेक्शन, फिर सब कलेक्शन, सब कलेक्शन। तो वो जा तो सकते हो, बिल्कुल आपकी अपनी मर्जी, मगर सिर्फ हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। बाकी डिपेंड करता है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स के अंदर बिल्कुल ऐसा हुआ होता है कि आपको डेफिनेटली इसको फॉलो करना होता है। आप सारी की सारी क्या कहते हैं, एक डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल सब कलेक्शंस बनाते हो, फिर सब कलेक्शन के अंदर हर डॉक्यूमेंट के अंदर उसकी डिटेल पड़ी होती है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है जब आपको बुक को भी कलेक्शन बनाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, मतलब आपको आप बैठ के सोच सकते हो कि मेरा एक डेटा है, उसका एक कलेक्शन है, फिर डॉक्यूमेंट है। अब यहाँ जैसे अब इसकी सब कलेक्शन नहीं है, तो मतलब फिर सबकी सारे की मैथ्स वगैरह की सारी कलेक्शंस बनाओगे, सब कलेक्शन जितने सब्जेक्ट्स हैं, फिर वो सारी की सारी सब्जेक्ट्स के अंदर उसकी बुक की इंफॉर्मेशन होगी। पर ये सिर्फ मैथ्स की बुक के लिए तो कलेक्शन बनाना कोई फायदा ही नहीं होगा। मैथ्स का कलेक्शन बना दिया, मैथ्स की कलेक्शन बना दी, हो सकता है चैप्टर्स बनाने हो।
अब देखो मैथ आ गई ना, डॉक्यूमेंट्स में आ जाएगी। हाँ तो चैप्टर्स बनाने तुमने, लेकिन मैथ की अपनी बुक की प्रॉपर्टीज कहाँ से सेव करें? वो ये है ना मैथ्स की है, तुम यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन रख रहे हो उसके नीचे, अच्छा, ये मैथ की ये मैथ्स की है ना, ये मैथ्स की है, मतलब मैथ्स की कलेक्शन के अंदर जा रहे हो ना, यहाँ पे तुम इसकी सारी इन्फॉर्मेशन रखो, ये मैथ्स की अंदर ही तो तुम गए हो, तो यहाँ पे अब इसके डॉक्यूमेंट के अंदर ये जाके तो भी हम उस 10th के अंदर थे ना, ये जो है हाँ ये हाँ ये बुक है, हाँ, ये 10th है, ये 10th अब के अंदर 10th के ये जो अंदर लिखी है, ये जो नीचे लिखी है फील्ड्स, ये 10th की है, कलर ये 10th की है, ये 10th की है। जब तुम मैथ्स मैथ्स की के है, अंदर आओगे, मैथ्स की लिखी अब है, मैथ्स के अंदर यहाँ पे पहले तुम डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करोगे, मतलब मैथ्स की मैथ कौन से चैप्टर चैप्टर, चैप्टर बना लिए ठीक है, लेकिन मैथ की बुक की अपनी प्रॉपर्टी जो सेलेक्ट है मैथ की अपनी बुक की, वो कलेक्शन है, कलेक्शन की इन्फॉर्मेशन क्या होगी, मतलब कलेक्शन बनाने का तो कलेक्शन नहीं ना बनता। होती है जो कॉमन चीज होती है, बाइक है, तो मैथ कॉमन नहीं ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, कलेक्शन क्यों बना रहे तो थे? फिर ना बनो, क्या बनाए? तो फिर इधर तुम बनाओ, तुमने करना क्या, तुमने क्या स्ट्रक्चर बनाया, तो तुम ये चाहते हो तुम एक बुक्स मैंने को आना स्टोर पीछे करो, से बुक्स बुक्स आगे हो मेरे के 10th 9th ठीक है, ठीक है क्लासेस 10th आ गई, 9th उसके ओके, अंदर अब उनके सारे सिलेबस हो, सिलेबस क्या मतलब, यानी जो मैथ केमिस्ट्री सब्जेक्ट सारे हो, चैप्टर्स उनके, और चेक पहले तो बुक हो ना, पहले कि बुक कौन कौन सी बुक्स हैं, बुक्स ठीक है, उसके बाद बुक खोलें, बुक की हो प्रॉपर्टी के पब्लिश बाय और ये डेट ये सारी हो, उसके बाद उसके अंदर उसके चैप्टर्स हो। ओके चलो, मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ एक नई बनाता हूँ कलेक्शन शुरू से, लेट्स से मैं बनाता हूँ बुक के नाम से, ठीक है, उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, अब ये मैंने एक बुक बनाई है, अब मल्टीपल बुक्स हो सकती हैं, मल्टीपल बुक्स हो सकती है, मैं इसको ऑटो आईडी देता हूँ, इस बुक का नेम देता हूँ, ये मेरी लेट्स से मैथ की बुक है, नहीं अभी कलेक्शन क्लास दे देना, क्या, ये यहाँ पे क्लास दे, डॉक्यूमेंट बना देना, हाँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट, क्लास दो ना, क्यों? वो तो कलेक्शन तो बन गई। नहीं नहीं, तो मैंने जब कलेक्शन बना ली है ना, अब बुक्स के अंदर मल्टीपल बुक्स होंगी ना, तो क्लास बुक्स के नाम नहीं अंदर देना हमने के सारे- तो 10th मैंने वो डॉक्यूमेंट बना के उसको एज अ फील्ड में नाम दे दिया, सही हो गया, सही है। ताकि मेरी मल्टीपल बुक्स आ जाएंगी। अब जैसे मैंने ये एक डॉक्यूमेंट बना ली है मैथ की बुक का, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो जब मैं इधर आता हूँ, बुक्स के अंदर मल्टीपल बुक्स पड़ी होंगी, अब जिसकी डिटेल ये पड़ी होगी यहाँ पे, मतलब लेट्स से मैंने बुक्स में जाता हूँ, तो मैं इस डेटा को शो करवाऊंगा यूज़र को कि सबके अपने अपने नाम दिखा दो, हर डॉक्यूमेंट का अपना नाम ये है, ये नेम, तो यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं यहाँ पे एक और ऑटो आईडी जनरेट कर देता हूँ और दूसरी एक नेम पे देता हूँ, इसको मैं कहता हूँ लेट्स से कंप्यूटर। अब क्या होगा देखो, अब मैंने एक बुक के अंदर दो डॉक्यूमेंट बनाए, मतलब दो डॉक्यूमेंट मतलब दो बुक्स है, वो बुक की इंफॉर्मेशन यहाँ पे पड़ी, मैथ्स की बुक है कि कंप्यूटर की बुक है, कौन सी बुक है, लेकिन हमने पहले तो डिवीजन क्लासेस की बेस पे करनी थी। वो हमारे स्ट्रक्चर पे मैटर करता है। अब हम सही स्ट्रक्चर फॉलो करने के ऊपर आए कि हमने अब मतलब बुक की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी दिखानी। अब मैंने तो सिर्फ जब यहाँ पे बनाया था सिर्फ बुक का एक नाम स्टोर कर दिया था, मैं सिर्फ उसका नाम स्टोर किया था। अब तुम चाह रहे हो उसके राइटर का नेम भी हो, सब कुछ हो। अब डॉक्यूमेंट के अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं होती, सिर्फ एक नाम स्टोर होता है। तो मैं अब ये चाह रहा हूँ कि मैं इसकी मोर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करूँ, तो मैंने इसको और जेनेरिक कर दिया। तो मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट को आईडी दे दी, मैं यहाँ पे उसकी मोर इन्फॉर्मेशन स्टोर करूँगा। तो मसला फिर वही है ना कि हमने पहले करना था कि 10th की है, ये भी तो कहाँ से पता चलेगा 10th की बुक है। अब लेट्स से यहाँ पे फिर मैं मैं आता ऐड कर हूँ, देंगे। ये बुक्स आ गई और मैं इधर एक फील्ड ऐड करता हूँ। लेट्स से ये बुक है जैसे क्लास, ये तो हम फील्ड ऐड कर रहे हैं, हम इस पे फिल्टर कर लेंगे। वो तो कर लेंगे, लेकिन एक एज अ पूरा कलेक्शन की यार ये 10th की इस ऑब्जेक्ट में ना सारी 10th की पड़ी होंगी हमारे इस डॉक्यूमेंट में, सारी 10th की। तो फिर हम ये करते हैं ना, हम फिर तुमको ज़रा हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, बुक्स है, डॉक्यूमेंट की क्लासेस का बुक्स बनाना के चाहिए। अंदर अगर वो जाता है तो वो ये बुक है लेट्स से, उसको बुक्स के अंदर तो जाके फिर ऐसे करते हैं, ये हमारी सारी बुक है, classes को- ये हमारी बुक है, ये हमारी बुक है। इस बुक का जो सा है ना क्लास, वो है 10th, मतलब ये हमारी एक बुक है, मतलब सारी बुक्स यहाँ पे रखी जाएंगी, ये सारी बुक्स से पड़ी होंगी इधर। 10th की केमिस्ट्री मैथ इधर ही सारी पड़ी। नहीं नहीं, ये सिर्फ हाँ। 10th है, 10th है, वो और मतलब ये 9th है, document, हाँ। ये 9th है, ये 9th है, वो 10th उसके है, आगे, ये क्लास है, और ये है 9th, ठीक, ये 9th पड़ी है, ठीक है। अब यूज़र आता है, वो बुक्स में आता है, वो पहली बुक में आता है, वो 10th है, अच्छा। उसकी इन्फॉर्मेशन ये पड़ी है। अब इस 10th की मल्टीपल वो होंगी सब्जेक्ट्स, हाँ। सब्जेक्ट्स। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सब्जेक्ट की कलेक्शन बना देता हूँ,
ठीक है। अब हर सब्जेक्ट का एक अपना कोर्स हो, मतलब अपनी डिटेल होगी, हर सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट है। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ सब्जेक्ट का जो नेम है वो है लेट्स से मैथ्स, ये। अब जाके देखो स्ट्रक्चर क्या बनता है। मैं बुक के अंदर जाता हूँ, बुक होगी मेरी 10th की, मैंने सिर्फ यहाँ पे 10th ये सारी बुक्स शो करवा देनी है, 10th 9th इधर 4-5 ही होंगी, ठीक है। वो जैसे ही 10th के अंदर जाएगा तो उसको सब्जेक्ट्स नज़र आएंगे, सब्जेक्ट्स के अंदर वो सारे सब्जेक्ट्स होंगे जो उसने पढ़े होंगे, तो ये तो होंगे हम सारे सब्जेक्ट्स को डॉक्यूमेंट में नहीं सेव करवा सकते? सब्जेक्ट्स की। मोर इन्फॉर्मेशन भी तो हो सकती है ना, मोर इन्फॉर्मेशन। नाम हम डॉक्यूमेंट में सेव करवा दें, इसकी इन्फॉर्मेशन अगर हाँ, इससे रीडेबिलिटी बढ़ सकती है। यहाँ पे आप इसकी नाम की जगह फिजिक्स लिख दो, मतलब इसके यहाँ पे मैं जो नेम दे रहा हूँ मैथ्स, तुम यहाँ पे नाम दे दो, यहाँ से यूज़र को नाम दिखा दो। बट फिजिक्स जो उनसी उसकी हो सकती है कोई और इन्फॉर्मेशन दिखानी हो, वो ऑक्सफर्ड है या गवर्नमेंट की है, वो ये है, वो इसकी क्लास की फिजिक्स है, वहाँ पे न्यू एडिशन है कि पुराना एडिशन है, मतलब हो सकता है कल को अपडेट करना पड़े, तो ये एडिटेबल चीज़ नहीं होती, डॉक्यूमेंट की एडिट नहीं होगी। तो फिर क्या करोगे तुम, यहाँ पे इसको रखो। अब लेट्स से मैथ्स के अंदर आते हैं, मैथ्स के अंदर चैप्टर्स है। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे आके दोबारा एक बना लो चैप्टर्स की कलेक्शन। अब मैथ्स के अंदर मल्टीपल चैप्टर्स होंगे, हर चैप्टर होगा, हर चैप्टर का एक अपना नेम होगा, वो उसका नाम डॉक्यूमेंट इटसेल्फ कुछ भी नहीं, चैप्टर आईडी का कॉलम ही है, चैप्टर 1। हाँ, मतलब सिर्फ एक आईडी है, यूनिक कर रही है। इसको एक अलग ही क्यों उन्होंने बना दिया? भाई डॉक्यूमेंट्स ना होते तो फील्ड ना होती। यार एक कॉलम एक कुछ स्पेसिफाई करते हैं ना आईडी के, बस। तो ये ये एक अलग हो सकता है ना स्ट्रक्चर नेस्टेड उसके अंदर जाके भाई, ये बस तरीका है, वो तो चलेगा। अभी तो कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, यहाँ से ऊपर देख वही सकते। तो कह रहा हूँ, एक बीच में स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा आ रहा है, हालांकि वो सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि समटाइम होता है ना कोई डॉक्यूमेंट के अंदर नाम लिख लेता है, यार आईडी की कॉलम में आईडी का कॉलम वो इसलिए है कि हम आईडी की बेस पे तो आगे को टारगेट करेंगे। ये तो कह रहे जैसे हम डेटाबेस में आईडी का एक कॉलम स्पेसिफाई करते ही करते हैं, हाँ। वही काम है इसका। हाँ बिल्कुल कह एक सकते बीच में हो, एक- बिल्कुल 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 कह सकते हो, बिल्कुल वही चीज़ है। बट ये सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल रो चल रही है, उधर हम कॉलम्स में खेल रहे होते हैं तो हमें फील नहीं हो रहा होता, इधर हमारा सब कुछ एक रो में आ गया। मतलब फायदा कोई नहीं है बहुत फायदा, ये देखो ना हमारा ये पूरा का आईडी का एक्चुअली हम एंड जहाँ पे खड़े हैं, हमारा पूरा पाथ ये है। बुक्स के अंदर एक ये आईडी है, फिर एक सब्जेक्ट्स है, फिर एक और आईडी है, फिर चैप्टर्स है, फिर पाथ में ऐड हो जा रही है हाँ root में। बिल्कुल, वो यूनिक कर रही है ना, तुम कभी भी भटकोगे नहीं, तुम एग्जैक्ट जगह पे पहुंचोगे उसकी वजह से। मतलब वो तो वैसे भी पहुंच ही जाते हैं ओ भाई, वो फिल्टरिंग विल्टरिंग होती है, इधर तुम्हारी फिल्टरिंग जीरो है। मतलब तुमने सिर्फ देखना 10th की कलेक्शन। अच्छा, अब इसके अंदर आओ, इस जिस पे क्लिक करेगा उसकी आईडी की बेस पे अगले पे गए, फिर उसकी आईडी की बेस पे अगले पे गए, अगले पे गए, अगले पे गए, और जाते जाते तुम एंड अपने रिजल्ट पे हो गए। बट सिर्फ मैनेज करना मुश्किल है। अब देखो ना, मैं बुक्स के अंदर आता हूँ, बुक्स के अंदर ये अब काम एक्स्ट्रा, ये वाला क्लिक एक्स्ट्रा है। और ये एक्स्ट्रा क्यों है ना यार, देखो मेरी बात यहाँ भी ये क्लिक ना होता, यहाँ पे हम एक फील्ड ऐड करते हैं आईडी की। अच्छा। unique होती है। तो ये आईडी समझो यूनिक ही है। तो मैं कह रहा हूँ क्लिक एक्स्ट्रा है ना, एक बीच में वो एक बार भी रहता है, वो देखो ना, इधर मल्टीपल क्लासेस होंगी, मल्टीपल फील्ड्स बनते हैं ना, फील्ड में आप ऐड करिए तो फिर तुम डॉक्यूमेंट के नाम ही रख देते ताकि तुम्हारी रीडेबिलिटी बढ़ जाती। बस इससे सिर्फ ये इसका ड्रॉबैक ही होना था, कल को अगर कोई नया डॉक्यूमेंट गलती से कोई ऐड करता जिसका नाम भी 9th होता, वो ओवरराइड हो जाता पिछला डेटा। मतलब जैसे अब देखो ना, कल को सेम नेम का कोई क्लास का कोई ऐड कर लेगा इधर, तुम्हारी सारी क्लास का सारा डेटा उड़ जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा। तो मतलब डॉक्यूमेंट अगर सेम आईडी से एक और सेम नाम से बन गया, पिछला ओवरराइड हो जाएगा। मतलब लेट्स से तुमने क्या किया, 10th तुमने क्या एक बुक बनाई, यहाँ पे लिख दिया, मैं यहाँ पे आता हूँ डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, लेट्स से जिसका नाम मैं रखता हूँ 10th मान लो, और उसके अंदर उसका लेट्स से कोई नाम, इसका मैं नेम रख देता हूँ, लेट्स से ये राइटर नेम है, लेट्स से चलो 10th इसका नेम है। अब इसमें देखो यूनिकनेस कितनी कम होगी। ओके, बना गई 10th और नेम, और इधर 10th। ओके, बन चुका है। फिर वो मुझे लग रहा है बुक्स नीचे वाली बुक्स के टेबल में नहीं इधर ही बनता है, ये देखो बना, हो जाता सम टाइम घूम के आ जाता। अच्छा, यहाँ पे आया, अब देखो 10th इसकी आईडी है, मतलब ये यूनिक चीज़ तुम्हारी सिर्फ ये 10th है। और मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर सब कलेक्शन और बना लेता हूँ। नहीं, नाम है
ऐसे ही नहीं बनाओ 10th के नाम मैं पे। अब दोबारा बनेगी नहीं, वो कोड से अगर अपडेट कर दी तो खत्म, कोड से होगी, इधर से नहीं होगी। इधर वो ऑप्शन ही दे पा रहा क्योंकि पता है उसको देखो 10th ऑलरेडी इन द कलेक्शन। कोड से अगर हमने सेम आईडी को अपडेट कर, अपडेट मेथड जो होता है, यदि उस पे सेव भी अपडेट ही चलता है। अपडेट क्या करता है, वो अगर नहीं एग्जिस्ट करता क्रिएट कर देता है और उसको अपडेट कर देता है। तो इसका ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये है, इस वजह से मैं इस चीज़ को नहीं यूज़ करता। बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर में भी ऐसा नहीं होता, मतलब कि आप क्या करते हो, रैंडम आईडी इसकी लेते हो, उसकी बेस पे उसके डेटा को स्टोर करते हो। अब जैसे ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, अब यहाँ पे आपने इसकी सारी इन्फॉर्मेशन रखी है। ये जो स्ट्रक्चर मैंने अभी बनाया ना, ये एक्सपेंडेबल है। कल को रिक्वायरमेंट आती है कि बुक की पिक्चर की भी स्टोर करो, लेकिन हमें आईडीज याद तो नहीं ना होंगी। आईडी हमें याद करने की जरूरत भी नहीं होगी। आप जब कोड के अंदर होगे, जिस पे क्लिक करोगे फायरबेस आपको उसकी आईडी दे देगा। आईडी का मेथड है, वो आपको उसकी आईडी पकड़ा देगा, भैया इसकी आईडी। आपने उस आईडी को आगे आगे लेके जाते रहना और खेलते रहना। अब देखो कल को वो कहता है कि मुझे 10th क्लास तुमने बिल्कुल सही किया, तुमने 9th क्लास बना ली, तुम इसकी ना पिक्चर भी दिखाओ। अब तुम आईडी में तुमने यहाँ पे 10th लिख दिया, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर पहले ओवरराइड का खतरा। यहाँ पे देखो कितना क्लीन स्ट्रक्चर है, तुमने सारी इन्फॉर्मेशन यहीं से पकड़नी। वो अगर तुम यहाँ से आओगे, तुम क्या करोगे, नाम इधर से पकड़ोगे, इन्फॉर्मेशन इधर से पकड़ोगे। फिर यहाँ पे क्या होगा, तुम यहाँ पे आके इस जितनी इन्फॉर्मेशन 10th के रिलेटेड है कि ये अपडेट हुआ था इस मॉडल में, ये इस फिर उसके अंदर वो सब्जेक्ट्स में जा सकते हैं। सब्जेक्ट्स में उसके सारे सब्जेक्ट्स होंगे। सब्जेक्ट्स में वो दिखेगा मेरा मैथ सब्जेक्ट्स है, मैथ्स के सब्जेक्ट के चैप्टर कौन कौन से हैं, वो ये चैप्टर हैं। मतलब ये स्ट्रक्चर जो उनसा है वो इनिशियली मुश्किल लगता है, बट जब प्रैक्टिस करने बैठो फिर बहुत आसान हो जाता है। सिर्फ इसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर मैं इसी लाइन तक पहुंचना चाहूँ ना, तो कितना टाइम लगेगा मुझे आईडीज़ को पकड़ पकड़ के साथ जोड़ना होगा अपने मेथड के अंदर। तो अभी इस स्ट्रक्चर को हमें क्लीन रखने के लिए सिर्फ 3 के साथ पहले काम करने की ज़रूरत है। कलेक्शन, डॉक्यूमेंट, फील्ड। जब हमें इसकी समझ आ गई ना, रिक्वायरमेंट्स खुलती जाएंगी, हम सोचेंगे ठीक है हमें अभी इधर ज़रूरत है कि हमें एक सब कलेक्शन बनानी चाहिए, तो वहाँ पे हम डेफिनेटली बनाएंगे। फिर पहले सिंगल पे काम करना। हमने सिंगल पे ही जाना है शुरू में। हमने अभी डेटा भी एज अ सिंगल स्टोर करना है, एक कलेक्शन, एक डॉक्यूमेंट, एक फील्ड। डॉक्यूमेंट आपकी मर्जी का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर फ़ायदा ये होगा कि आपका जो सा डेटा है वो क्या यहाँ कहते से हैं, अगर हम डॉक्यूमेंट सेव करेंगे तो यूनिक आईडी नहीं होगी। हम इधर से भी दे सकते हैं, इधर भी मेथड है। मतलब सारे के सारे मेथड जो हमने उधर पढ़े हैं वो इधर ही हैं और इससे ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, मतलब सारा काम जो अभी हमने ग्राफिकली किया है यहाँ पे, हमें सारा का सारा कोड के थ्रू करना है। हमने सिर्फ क्लीन स्ट्रक्चर बनाना है, लीनियर स्ट्रक्चर कि 3 हमें फील्ड्स का पता हो। अब इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या होता है, अभी लास्ट टाइम मेरा परसों एक इंटरव्यू है, उसने मुझसे सवाल ये पूछा, आपने 5 स्टोर पे किया, मैंने कहा हाँ। वो कहता है कि अगर मेरे पास सिनेरियो ये है, कलेक्शन, डॉक्यूमेंट, कलेक्शन, ये सही है कि नहीं? कलेक्शन, डॉक्यूमेंट, कलेक्शन। हाँ, नहीं, क्यों? क्योंकि कलेक्शन में डॉक्यूमेंट बन सकता है, डॉक्यूमेंट में कलेक्शन। हाँ, तो देखो इस तरह से ट्रैप करते हैं सिर्फ। क्या कलेक्शन के तो कलेक्शन हो सकती है, नहीं हो सकती। कलेक्शन, डॉक्यूमेंट, फिर कलेक्शन, डॉक्यूमेंट हो सकता है। फिर समटाइम होता है कि ठीक है, मान लो आप ये कह रहे हो, अब मुझे ये बताओ कि कलेक्शन, डॉक्यूमेंट, कलेक्शन, ठीक है, या फिर कलेक्शन, डॉक्यूमेंट, फील्ड, ये दोनों में कौन सा सही है? कौन से दोनों? कलेक्शन, डॉक्यूमेंट, कलेक्शन, या कलेक्शन, डॉक्यूमेंट, फील्ड, इन दोनों में से कौन सा सही है? कलेक्शन, डॉक्यूमेंट, फील्ड। कलेक्शन, डॉक्यूमेंट, फील्ड, कलेक्शन, डॉक्यूमेंट, कलेक्शन, ये दोनों ही ठीक है। ये दोनों एक टाइम पे पॉसिबल भी हैं। ये देखो ना, जब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने भी किया था, मैंने इधर इसका बनाया कलेक्शन, डॉक्यूमेंट। अब देखो इधर इसकी फील्ड भी बनी है, कलेक्शन भी बनी है, सब कलेक्शन। मतलब कलेक्शन, डॉक्यूमेंट, कलेक्शन और कलेक्शन, डॉक्यूमेंट, फील्ड। मतलब ऐसा भी हो सकता है अगर सब कलेक्शन यूज़र बनाए तो उसकी कलेक्शन और फील्ड आपस में भी हो सकती है। मतलब फील्ड भी आ सकती है, कलेक्शन भी हो सकती है। बस सिर्फ ट्रैप करने का ये तरीका होता है, कलेक्शन हो सकती है, नहीं हो सकती। कलेक्शन, डॉक्यूमेंट, कलेक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कलेक्शन, डॉक्यूमेंट, कलेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता। कलेक्शन, डॉक्यूमेंट, फील्ड, डॉक्यूमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता। कलेक्शन, डॉक्यूमेंट, फील्ड, फिर कलेक्शन ही होगी अगर आई आगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये इसकी स्ट्रक्चर की असल चीज़ है। फायर स्टोर के अंदर डिफरेंस सिर्फ यही स्ट्रक्चर है कि आपको पता हो कलेक्शन क्या होती है, डॉक्यूमेंट क्या होती है, फील्ड क्या होती है। फायर स्टोर कुछ भी नहीं है इससे बाहर।
बच्चों का काम है, बच्चों का काम है, बच्चों का काम है। अब ये देखना, मैं भी डेटा स्टोर करके दिखाता हूँ कोड के थ्रू, बच्चों का काम। मैं आता हूँ अपने कोड के ऊपर, ठीक है। अब हम यूज़ करें फायरबेस की फायर स्टोर सर्विस, तो हमें यहाँ से फायरबेस का पैकेज चाहिए फायर स्टोर का। तो मैं यहाँ से pub.dev को ओपन करता हूँ, ठीक है। हम फायरबेस की कोई भी दुनिया की सर्विस यूज़ करें, हमें पैकेज उसका चाहिए होगा। मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ फायर स्टोर, यहाँ पे इसका नाम है क्लाउड फायर स्टोर के नाम से, क्लाउड फायर स्टोर। ये मुझे कैसे पता चला, यहाँ पे ऑफिशियल firebase.google.com का पैकेज है, इतने इसको लाइक्स मिले हुए हैं। इसका असल नाम है फायर स्टोर, और ये दूसरा इस फेवरेट है फ्लटर का, मतलब ये फेवरेट फ्लटर, मतलब ये फ्लटर के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो ये ऑफिशियली फायरबेस की टीम ने बनाया हुआ। मैं इसके अंदर जाता हूँ, पैकेज को कॉपी करता हूँ, ये अमल में जाता हूँ, यहाँ पे आके पैकेज को मैं ऐड कर देता हूँ। वर्जन हटाया तो मेरा वर्जन में भी ओल्ड है, ये नए वर्जन इसको लेके चल रहा है। तो अच्छी अप्रोच ही होती है, अगर लेटेस्ट वर्जन यूज़ करो यहाँ पे वर्जन ज़रूर मेंशन करो, ठीक है। मैंने ये किया, मेरी फायर स्टोर जो सी है वो इसके साथ ऐड हो रही है। हाँ जी, यहाँ तक कोई इशू, ठीक है। पैकेज में क्यों ऐड करो, पैकेज हाँ डाटा कोड लिखने के लिए, कौन सा, फाइल स्टोर डाटा स्टोर कराने के लिए। तो पहले भी तो फायरबेस कोड का पैकेज किया था। सवाल पूछा है भाई, मैं तो बड़ा आला है ना। हाँ बताएं, फायरबेस की जितनी सर्विसेज यूज करो सबके पैकेज इंपोर्ट करो। फायरबेस कोड क्या कह रहा था, वो कौन सी सर्विस है सवाल है कि नहीं, मैंने तो बताया था आंसर उसका। वो तो कनेक्ट करने के लिए। हाँ बिल्कुल, फायरबेस कोर हमारी फायरबेस को कनेक्ट करने के लिए है। अगर वो नहीं होगा तो हमारी फायरबेस, हमारी फायर स्टोर से फायरबेस और ऐप हमारी कनेक्ट ही नहीं होगी। नाम से ही पता चल रहा है कोर पैकेज है, कोर जड़ मतलब कोर, और हर सर्विस का फायरबेस में अपना अपना पैकेज है। तो मैंने अभी कौन सी सर्विस यूज़ करनी है, फायर स्टोर, तो मैंने फायर स्टोर का पैकेज ऐड कर दिया, ठीक है ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, एक्चुअली हमने क्या करना है, हमारा रिक्वायरमेंट ये है, हमने यूज़र की जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है साइनअप की वो भी स्टोर करनी है। और अभी के लिए मैं इसको सिंपल करने के लिए क्या करता हूँ, दो तीन फील्ड्स हो गए। मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, चलो यूज़र की ना एक काम ये करता हूँ, मैं ना इसको थोड़ा इजी करने के लिए ना ये लॉगिन स्क्रीन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ना इसको थोड़ा जेनेरिक करता हूँ। मैं किधर आके ना लिब के अंदर एक फोल्डर बनाता हूँ प्रोडक्ट्स का, ठीक है, प्रोडक्ट का, ठीक है। और यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ जिसके अंदर इसकी फ़ाइल को कॉपी करता हूँ, इस स्क्रीन को एडिट करता हूँ। मैं कहता हूँ इस स्क्रीन का नाम है ऐड प्रोडक्ट स्क्रीन, ठीक है। और यहाँ पे आता हूँ, इसको डी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको कर देता हूँ कंट्रोल डी, और यहाँ पे आके कर देता हूँ ऐड प्रोडक्ट स्क्रीन, ठीक है। मैंने क्या किया, एक सिंपल स्क्रीन बनाई है ऐड प्रोडक्ट की। अब मैं इसको होम पेज पे कॉल कर देता हूँ ताकि हमें नज़र आए। मैं इधर आता हूँ, यहाँ पे आके इसको कर देता हूँ ऐड प्रोडक्ट स्क्रीन, इसके अंदर जाता हूँ। अब यहाँ पे आके नीचे लिखा हुआ है हमने योर पासवर्ड, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं बटन को चेंज करता हूँ, टेक्स्ट को मैं कहता हूँ इधर ऐड प्रोडक्ट, सेव करके दिखाता हूँ मैंने किया क्या। मैंने क्या किया, एक मिनट, यहाँ पे ना ऊपर हेडिंग लिखी है लॉगिन, हम इस लॉगिन को कर देते हैं ऐड प्रोडक्ट। मैं क्या करूँगा, यूज़र से इन्फॉर्मेशन लूँगा, उसकी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, जैसे ये एक पेज है छोटा सा जो आपके यूज़र से इन्फॉर्मेशन लेगा। अब यहाँ पे इसकी ये सही चीज़ें नहीं लिखी हुई, यहाँ पे लिखा है ईमेल। हम कहते हैं प्रोडक्ट का कोई ना कोई नाम होगा, मतलब एक प्रोडक्ट जिसका कोई ना कोई नाम होगा, ठीक है। उसके बाद उसकी कोई ना कोई होगी, उसका कोई ना कोई प्राइस होगी, ठीक है। एक प्रोडक्ट होगी और नीचे जो हमने रो के अंदर ये सारा डिज़ाइन बनाया है, आई थिंक इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने सेव किया, लेट्स चेक। ये मैंने बनाया छोटा सा डिज़ाइन, उड़ाया क्या मैंने, ये सोशल लॉगिन्स इनको भी उड़ाओ, कोई हमें नहीं चाहिए। उसके बाद ये रो के अंदर पड़े हुए हैं, इनकी भी ज़रूरत नहीं है हमें, तो मैं
इनको भी उड़ा देता हूँ। ये पूरी रो मैंने पकड़ी और इस पूरी रो को ओके कम ऑन यहाँ तक आके गुम हो गई। सेव, लेट्स चेक। अच्छा, अब सीन क्या है, मैं यूज़र से कह रहा हूँ अपनी प्रोडक्ट ऐड करो। प्रोडक्ट मैं क्या करना चाह रहा हूँ, जैसे एक ई कॉमर्स स्टोर होता है, ई कॉमर्स स्टोर में क्या होता है, एक तस्वीर होती है, उसकी प्राइस होती है, उसका नाम होता है, उसकी डिस्क्रिप्शन होती है। आप कोई भी दराज का ई कॉमर्स या कुछ भी देखो, उसके अंदर उस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, मैं एक मिनट ओपन करके दिखाई देता हूँ यार। ये देखो यहाँ पे मैं लेट्स से OLX पे चला जाता हूँ। OLX पे चला जाता हूँ। OLX है, OLX के ऊपर क्या होता है, चीज़ें अपलोड हुई होती है। यहाँ पे जाके ना, मान लो मैं मोबाइल्स के अंदर अभी मैं जेनेरिक चाह रहा हूँ, मैं सब एक ही चीज़ ऐड करूँ। ये नीचे पड़ी है प्रोडक्ट्स, जैसे ये है, ये एक प्रोडक्ट है ऊपर। प्रोडक्ट का मतलब ये इसकी कोई ना कोई प्राइस है, उसका कोई ना कोई नाम है, ठीक है, उसकी कोई ना कोई पिक्चर है, उसका कोई ना कोई लोकेशन है। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें हैं जो एक प्रोडक्ट में पड़ी होती है। हर प्रोडक्ट में 3-4 चीज़ें होती हैं कि जैसे इसकी प्राइस क्या है, इसका नाम क्या है, इसकी लोकेशन क्या है और इसका टाइम क्या है। तो मैंने अभी क्या किया है, यूज़र से 2 चीज़ें ले रहा हूँ, एक नाम और एक प्राइस। ठीक है, 2 चीज़ें ले रहा हूँ, नाम और प्राइस। ओके, अब मैं इधर आता हूँ अपनी ऐड प्रोडक्ट के अंदर, और यहाँ पे आके ना सबसे पहले क्या करता हूँ, कंट्रोलर बनाता हूँ इसके। मैं कहता हूँ फॉर, यहाँ पे कहता हूँ नेम कंट्रोलर, और यहाँ पे कहता हूँ टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। ठीक है, कॉपी वी पेस्ट, और यहाँ पे कहता हूँ मैं इसका प्राइस कंट्रोलर। मैं अभी सिर्फ यूज़र से 2 चीज़ें ले रहा हूँ। हम क्या करने जा रहे हैं, हम अपने कोड के थ्रू फायरबेस पे डेटा अपलोड करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या करूँगा, जैसे ही मैं इस यूज़र से उसका नाम लूँगा, जैसे मैं लेट्स से मेरी प्रोडक्ट है लैपटॉप, और मैं इसकी प्राइस लिखता हूँ लेट्स से 2 lakhs, और मैं ये जब ऐड को क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, ये प्रोडक्ट मेरी ऐड हो जाएगी फायरबेस के ऊपर। वहाँ पे एक कलेक्शन बनेगी, डॉक्यूमेंट बनेगी, फील्ड बनेगी। ठीक है, तो मैंने ये 2 चीज़ें बना ली। अब मैं क्या करता हूँ, नीचे जाता हूँ, इनको कनेक्ट करता हूँ। नीचे आता हूँ, यहाँ टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, यहाँ पे कंट्रोलर बनाता हूँ, और कंट्रोलर बना के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम कंट्रोलर, और नीचे आके दूसरे कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ प्राइस कंट्रोलर। हाँ जी भाई, आ रही समझ? ठीक है, मैंने यहाँ तक कर लिया। और जैसे ही यूज़र क्लिक करेगा किसको, ऐड प्रोडक्ट के बटन को, तो हमने क्या करना है, नीचे यहाँ पे कुछ किया होगा, ये जैसे ही यूज़र प्रेस करेगा इस बटन को, तो हमने अपना काम करना है। मैं इस बटन को रैप कर देता हूँ इंकवेल के ऊपर, ताकि मुझे इंकवेल पे लॉजिक लिखने का मौका मिले। मैं कहता हूँ ऑन टैब, यहाँ पे आके फाइनली हमने अपना काम करना है। यहाँ से असल काम शुरू होता है फायर स्टोर का। हमने क्या लिखना है, सबसे पहले फायर स्टोर। ठीक है, हम ऑथेंटिकेशन में क्या लिखते थे, फायरबेस ऑथ, यहाँ पे लिखेंगे फायरबेस फायर स्टोर। ठीक है, फिर क्या लिखते थे, डॉट इंस्टेंस, इधर भी डॉट इंस्टेंस। ठीक है, उसके बाद लिखते थे डॉट कलेक्शन, इधर हमने लिखना कलेक्शन। अभी जो हमने पढ़ा सिर्फ उसे हम उसको कोड के ऊपर गए थे। मैंने कहा फायर स्टोर के अंदर एक इंस्टेंस बनाओ, कलेक्शन बनाओ, कलेक्शन का नाम क्या रख दो, तुम प्रोडक्ट्स ही नाम रख दो, प्रोडक्ट्स। ये अभी मैं दिखाता हूँ फायर स्टोर के ऊपर ऐसी कोई कलेक्शन एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, अभी तक यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट्स की कलेक्शन एग्जिस्ट नहीं करती। मैंने कहा कि फायर स्टोर में जाना, एक कलेक्शन बनाना जिसका नाम है फायर स्टोर प्रोडक्ट्स। उसके अंदर क्या करना, एक डॉक्यूमेंट बनाना। इधर पूरा डॉक्यूमेंट नहीं लिखते, सिर्फ एक शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं .doc। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट का नाम खुद देना है कि आपने ऑटो जनरेट करवाना है। अब यहाँ पे सवाल उठता है, अभी मैं मान के चलता हूँ मैं खुद देना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ कि डॉक्यूमेंट का नाम रख दो लेट्स से ABC, लेट्स से, चलो कुछ भी डॉक्यूमेंट का नाम। ठीक है, और उसके बाद डॉट कर दो यहाँ पे सेट। यहाँ पे सेट का मतलब है फील्ड, मतलब फील्ड एज अ सेट वर्ड यूज हो रहा है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे लिखना सेट, और सेट के अंदर आपने अपना मैप बनाना है, वो कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे अपना डेटा रख देना है। जैसे मैं कहता हूँ नेम जाए क्या, लेट्स से इसको मैं कहता हूँ अरहम, अभी के लिए हार्ड कोडेड अरहम, और कोमा के बाद मैं दूसरी वैल्यू दे दूंगा
और इसकी लेट से प्राइस जाए टेस्ट एग्जाम्पल के तौर पर, डेट्स इट। मैंने कहना सिंपल फायरबेस डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन, कलेक्शन का नाम, फिर डॉक्यूमेंट का नाम, उसके बाद मैंने कहना सेट के अंदर अपना मैप के अंदर सारा कर्ली ब्रेसेस में डेटा रखना है और मेरा काम हो गया। सेव करता हूँ, जाता हूँ, अब जाके डेटा इस पर क्लिक करता हूँ। एक दफ़ा क्लिक किया, ठीक है, एक दफ़ा देखता हूँ कोई एरर तो नहीं आया डीबग कंसोल में। एरर आया है, क्या आया? एरर है एक मिनट, मे बी हमने प्रोजेक्ट को रन नहीं किया, तो मैं क्या करता हूँ, इसको रीरन कर देता हूँ। मैं इसको रीरन पे लगा देता हूँ। हाँ जी भाई, आई समझ क्या किया है? मैं समझाओ जरा मुझे, लाइन क्या किया, मेन लाइन हमारी। हाँ समझाओ क्या किया मैंने। फायरस्टोर इंस्टेंस में एरर। अच्छा ओके। उसके बाद कलेक्शन नाम मतलब कि किसी भी चीज़ का। कलेक्शन का नाम रख दिया, बिल्कुल सही है। उसके बाद डॉक्यूमेंट यानी यूनिक आईडी। ठीक है, मैंने इधर ये ABC लिख दिया। मैंने अगर यूनिक करनी हो तो यूनिक, अच्छा चलो आगे चलो, नाम रख दिया, ID रख दी, फिर उसके बाद उसके बाद फील्ड, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आ गई। तो फील्ड के लिए हमने इधर सेट का वर्ड यूज़ करना है, ठीक है, और उसकी ब्रैकेट के अंदर हमने मैप यूज़ करना है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपनी लॉजिक की वैल्यू पे रख के भेज देना, ठीक है। अब मैं आके इस पर क्लिक करता हूँ, जाके एक दफ़ा इस पूरे उसको रीलोड करता हूँ। जब भी एक नई कलेक्शन क्रिएट होती है हमें पेज को रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है। चेक करते हैं हमारा कलेक्शन आई कि नहीं आई। ये देखो खुद ब खुद एक कलेक्शन क्रिएट हुई है प्रोडक्ट्स की। मैं इसके अंदर जाता हूँ तो देखो डॉक्यूमेंट का नाम होना चाहिए ABC, और उसके अंदर 2 वैल्यू भेजी थी, नेम और प्राइस। जो कितना आसान था, कितना आसान, बच्चों का काम था कि नहीं। मतलब सिर्फ स्ट्रक्चर का पता हो, कलेक्शन डॉक्यूमेंट फील्ड का, तो हमारा सारा काम हो जाएगा। अब मैं ये चाहता हूँ, ये मैंने हार्ड कोड रखा है, सारा का सारा वो जाना चाहिए जो यूज़र एंटर करे। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, इधर डॉक्यूमेंट की जगह पे इसको हटा दूँगा। अब अगर मैंने इसको खाली छोड़ दिया, इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली नई ID बन जाएगी। अगर मैंने इधर अपनी वैल्यू दे दी, इसका मतलब इसकी ID ये होगी। नहीं दूंगा तो इसका मतलब रैंडम ID जनरेट होगी। जो मैं उधर एक बटन को प्रेस करके ऑटो ID कर रहा था, वो ये काम मेरे लिए खुद करेगा। इसका भी एक छोटा सिंटैक्स है, वो बताता हूँ। मतलब आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट को खाली छोड़ना है, इसका मतलब एक रैंडम ID जनरेट हो जाए, ठीक है। फिर सेट के अंदर मैं कहता हूँ, यहाँ पे जो तुम डेटा भेज रहे हो, यहाँ पे क्या करो, तुम लिख दो नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, जो भी यूज़र ने लिखा होगा नेम में वो, और प्राइस में क्या लिखना, जो उसने प्राइस में लिखा होगा, प्राइस कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। सेव करता हूँ, अब जाता हूँ इधर। अभी मैंने कोई वैलिडेशंस तो लगाई नहीं है इस पर, इसको सेव करता हूँ। सेव नहीं हो गया, ठीक है, सेव हो गया। मैं आता हूँ इधर और यहाँ पे लिखता हूँ लेट से अरहम, प्रोडक्ट का नेम लेट से लिखता हूँ लैपटॉप, ठीक है। अभी ये वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, इसकी प्राइस है लेट से 7000। क्लिक करता हूँ, ठीक है, जाके चेक करता हूँ तो देखो प्रोडक्ट्स के अंदर एक नई ID जनरेट हुई है अभी मेरी आंखों के सामने, उसके अंदर लैपटॉप पर 7000 प्राइस। अब मैं जितनी दफ़ा उसको क्लिक करूँ उतनी दफ़ा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब देखो 10 दफ़ा क्लिक किया, अब यहाँ पे देखो कितनी ID जनरेट होगी। और जो आपने हार्ड कोड की थी वो ID खत्म हो गई। नहीं वो भी है, ये देखो ABC वो भी पड़ी हुई है। अब अगर मैंने इसको उड़ाना है इस वाली को, तो मैं क्या करूँगा, इससे आगे वाली जो यहाँ वाली मतलब जो जब भी किसी को उड़ाना होगा, कलेक्शन डिलीट करनी होगी, ये उड़ानी होगी, तो तुमने इसे अगले कॉलम में आना है यहाँ पे। और अगर तुमने ये डॉक्यूमेंट उड़ाना है तो इससे अगले कॉलम में यहाँ पे आना है। वो पूछेगा आपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट उड़ाना है या उसकी फील्ड्स को खाली उड़ाना है। मैं कहता हूँ मुझे पूरा डॉक्यूमेंट उड़ाना है, ये कहेगा, वो कहेगा आप इससे आपका ABC वाला उड़ जाएगा। मैं कहता हूँ उड़ा दे भाई, ये किया तो डेट्स इट। अब आपका जो सा डेटा है वो क्या कहते हैं, वो वाला ABC वाला उड़ गया। अब देखो मैं जिसके अंदर जाऊँगा उसका डेटा पढ़, मैंने एक ही चीज़ को 10 दफ़ा क्लिक किया था तो 10 से ज़्यादा IDs बन गई हैं और वही चीज़ रिपीट हो गई। मतलब डेटा फायर स्टोर में भेजना कितना आसान था, सिर्फ फ्यू लाइन्स ऑफ कोड।
इसको भी और आसान कर दिया उन्होंने कहा चलो भाई और जाओ, लेट्स से अगर आपने आईडी को रैंडम जनरेट करना तो आपको ये लाइन भी एक्स्ट्रा लिखनी पड़ रही, तो आप क्या करो इसको भी हटा दो। अगर तुमने ऑटो आईडी जनरेट करनी है तो इस चीज़ को हटाओ और यहाँ सेट की जगह पे सिर्फ ऐड लिख दो। ये उन्होंने हमारे लिए और आसानी कर दी। कहता है कि आपको कलेक्शन डॉक्यूमेंट फील्ड का पता तो है, बट लेट्स से आपने आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट करनी है तो आप क्या करो .doc भी हटा दो और वहाँ सेट की जगह सिर्फ ऐड कर दो। अब ये एग्जैक्ट वो काम करेगा जो भी हम पहले कर रहे थे, सिर्फ उसने एक सेंटेक्स को छोटा कर दिया हमारे लिए कि आप क्या करो अपने रैंडम आईडी जनरेट करनी है तो आप क्या करो .add लिख दो। अब ये भी काम वही करेगा। मैं इधर डेटा चेंज करके भेजूंगा, मैं इधर आता हूँ, मैं लिखता हूँ ऐसे मैक बुक और यहाँ पे आके लिखता हूँ मैं लेट्स इसकी प्राइस है लेट्स ये जो रियल में है, ठीक है। तो मैं इसको ऐड को क्लिक करता हूँ। अब देखना मैं यहाँ पे आता हूँ, अभी देखो यहाँ पे ग्रीन इफेक्ट हुआ था, इसका मतलब यहाँ पे अभी डॉक्यूमेंट अपडेट हुआ था, यहाँ पे कहीं जाके हुआ, ये देखो मैक बुक ये। मतलब मैं जब भी देखो ना, मैं जल्दी देखना, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया ना जहाँ पे देखो वही ग्रीन हुआ था, इसका मतलब यहाँ पे रियल टाइम पे डॉक्यूमेंट ऐड हुए। मैं जैसे यहाँ पे चेंज करता हूँ, ये देखना भागो लेट हो गया। हाँ ओके, स्क्रीन स्प्लिट कर देता हूँ। मैं इधर आता हूँ, ये रियल टाइम हो रहा है सब कुछ। मैं इसको इधर करता हूँ और इधर आके इसको भी छोटा कर देता हूँ। रियल टाइम डेटाबेस और फायरस्टोर में ये डिफरेंस नहीं है, रियल टाइम वो रियल टाइम है, ये रियल टाइम नहीं है, वो सिर्फ उसके स्ट्रक्चर का फ़र्क है। वो इधर भी रियल टाइम होता है, हम चैटिंग इससे करेंगे रियल टाइम। हाँ ये देखना अभी अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स भी ज़्यादा हैं तो चलो मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ नहीं रैंडम है। डॉक्यूमेंट लीड कर देना तो चाहे नीचे मैं ऐसा करता हूँ पूरी कलेक्शन उड़ा देता हूँ, एक नई कलेक्शन बन जाएगी, उसके अंदर पहला आ जाएगा देना प्रोडक्ट्स है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कलेक्शन डिलीट करनी है, प्रोडक्ट्स लिखो, मैं लिख दिया, कलेक्शन डिलीट हो गई। अच्छा, फर्स्ट टाइम कलेक्शन जब भी बनती है हमें पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा, मतलब कलेक्शन के टाइम हमें पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा। आई थिंक मैंने क्लिक कर दिया, मैं रिफ्रेश करता हूँ। डॉक्यूमेंट ऑटो अपडेट होते हैं, कलेक्शन के लिए हमें रिफ्रेश करना पड़ता है। अब ये हमारी कलेक्शन बन जाए एक दफ़ा। अच्छा, मैंने 2 दफ़ा क्लिक कर दिया था, आई थिंक ये एक है। अब मैं जैसे ही देखो दोबारा क्लिक करता हूँ, हुआ है क्लिक, ये क्लिक हुआ, ये देखो ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है। ये मैंने नहीं किया, ये खुद ब खुद क्रिएट हो रहा है फायरस्टोर की तरफ से। ये रियल टाइम चेंज हो रहा है, मतलब रियल टाइम इफेक्ट हो रहा है। मैं देखो दोबारा क्लिक करता हूँ तो इधर थर्ड एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। अब ये आपके इंटरनेट के ऊपर मैटर कर रहा है, मतलब जितनी दफ़ा क्लिक करो देखो कितने ज़्यादा वो क्रिएट्स हो रहे हैं। ये रियल टाइम डॉक्यूमेंट सारे के सारे ऐड हो रहे हैं। इस तरह से एक चीज़ मल्टीपल टाइम भी ऐड हो सकती है ना। हम करेंगे ना, हम ऐड के ऊपर इनको क्लियर कर देंगे। अब क्या होता है, ये हट जाता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लॉजिक लिखते हैं, हम कहते हैं नेम कंट्रोलर डॉट क्लियर का मेथड यूज़ करो। ये करेगा टेक्स्ट फील्ड से डेटा क्लियर कर देगा, और यहाँ से हम प्राइस को भी क्लियर करते हैं। तो इस तरह से यूज़र जो सा है वो हम गलत इन्फॉर्मेशन ऐड भी नहीं कर पाएगा। मैं इधर आता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे ABC और यहाँ पे ABC लेट्स। अब जैसे इसको प्रेस करता हूँ वो डिलीट हो गया। अब एक दफ़ा ऐड हुआ, बार बार वो लिखेगा ही। दूसरा इधर वैलिडेशन है, अभी हमने इसको सही अप्रोच में करना है। लेट से कोई एरर आ जाता है किसी टाइम, कोई भी एरर होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल X करते हैं, इसको ट्राई कैच में रखते हैं, जो एक्चुअली ये सही अप्रोच है। ट्राई के अंदर आपकी वो लॉजिक होती है जो आपने ट्राई करनी होती है, जो आपने असल कोड लिखना होता है। आपने वो सारा के सारा ट्राई में लिख दिया और इससे पहले वेट लगा दिया कि भाई पहले इस लाइन को वेट करे फिर जाके वो क्लियर हो। उसके बाद कैच के अंदर मैं क्या करता हूँ, वो फ्लटर टोस्ट यूज़ कर लेता हूँ। फ्लटर टोस्ट डॉट शो टोस्ट और यहाँ पे मैसेज लिख देता हूँ। मैसेज क्या, मैं इसको एरर को शो कराया था, जो भी एरर आएगी। और यहाँ पे हम इसी टोस्ट को कॉपी करते हैं, यहाँ पे शो करा देते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि भाई आइटम एडिट सक्सेसफुली, या फिर प्रोडक्ट एडिट, और यहाँ पे इसको कलर को हम वो जो भी है सेट वेट कर लेंगे। चलो अब यहाँ पे जाकर मैं अब एक प्रोडक्ट को क्रिएट करता हूँ।
अब तो मैं यहाँ पे कहता हूँ लेट्स से एक है मेरे पास चेयर और उसकी प्राइस है लेट्स से 1000। मैं देखो जैसी करता हूँ तो मेरी जो प्रोडक्ट है वो क्रिएट हो गई, प्रोडक्ट ऐड हो गई। ठीक है, इससे ये हुआ हमें पता चल गया कि हमारी प्रोडक्ट ऐड हो गई, वो क्लियर भी हो गया। अब यूज़र बार बार इन्फॉर्मेशन नहीं ऐड कर सकते। ठीक है, तो आपका टास्क इस वीक का यही होगा, आपने एक अच्छा सा पेज बनाना है जिससे प्रोडक्ट ऐड होगी। अब हमने लास्ट टाइम बनाया था जिस तरह का उस तरह का। प्रोडक्ट ऐड करनी है हमने बेसिकली, हमने अभी इधर फायर स्टोर में भेजना बेटा। अगर उसी को रीयूज़ करते हो तो चलेगा, मतलब मल्टीपल फील्ड्स होंगी जिसमें, अभी तो हमने 2 रखी हैं, उसमें मल्टीपल हो, ज़्यादा हो, पता चले ज़्यादा चीज़ें जा रही। फिर क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट टास्क उन्हीं जो डेटा ऐड हुआ उनको शो करवाना होगा। मतलब जितनी हमने प्रोडक्ट्स ऐड की हैं, जितनी हमने प्रोडक्ट्स ऐड की उनको शो करवाना। यार इस पर वो काफ़ी थोड़ा सा है, स्ट्रीम बिल्डर है, स्ट्रीम बिल्डर शुरू करना है, फिर फीचर बिल्डर है, फिर इन दोनों का डिफरेंस है। ये बहुत कॉमन सवाल है। 2 लाइनें, अच्छा सा डिज़ाइन बनाओ, डेटा ऐड करो, फायर स्टोर को सीखो, फायर स्टोर के अंदर सब कलेक्शन ट्राई करो। अब देखो इधर मैं सब कलेक्शन बनानी है कोड से, कितना आसान है। मैं कहता हूँ कि जैसे ये क्रिएट हो जाए ना, एक और काम कर दो, यहाँ पे एक और फायर स्टोर क्रिएट कर दो, फायर बेस फायर स्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन का नाम मैं प्रोडक्ट्स ही रख लूँ। चलो मैं इस प्रोडक्ट्स के अंदर ही जाता हूँ, प्रोडक्ट्स। ठीक है, ठीक है। अब इधर ख्याल हमने ये रखना है, प्रोडक्ट्स का नाम प्रोडक्ट्स ही होना चाहिए। अगर मान लो आपने इधर एस कम कर दिया तो एक नई कलेक्शन बन जाएगी। प्रोडक्ट्स की के अंदर बनाना है ना, हमें पूरा पाथ मेंटेन करना पड़ेगा, वरना वो क्या करेगा, नई चीज़ बना देगा। हमने कहा ठीक है, मेक श्योर प्रोडक्ट्स सेम टू सेम नेम। ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूँ डॉट, इसके अंदर क्या थी, डॉक्यूमेंट। अब कौन से डॉक्यूमेंट के अंदर आपने बनानी, वो जब हम किसी क्लिक के ऊपर उसको अपडेट करेंगे ना, तो अभी हमारे पास तो कोई क्लिक है नहीं। मान लेते मैं एक आईडी जनरेट कर देता हूँ, लेट्स से ABC, इसके अंदर फिर लिखूंगा डॉट कलेक्शन। नहीं, डॉक्यूमेंट तो क्रिएट हो जाएगा और खुद ब खुद डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा, उसके अंदर आएगा और यहाँ पे आके लेट्स से शूज़ रख देगा। ठीक है, और उसके अंदर आपने अगर कुछ सेट करना है, सॉरी इधर आपने डॉक्यूमेंट एक लेनी है। अब डॉक्यूमेंट क्या होगा, जिसकी आईडी रैंडम हो और उसके अंदर आप सेट कर दो अपने डेटा को। अभी देखो मैंने पूरा का पूरा बनाया। सबसे पहले कलेक्शन है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर एक और कलेक्शन है, उसके अंदर उसकी डॉक है और उसके अंदर आईडी को कॉपी करके उसी डॉक्यूमेंट के अंदर हाँ कर सकते हैं। हम यहाँ से किसी की भी आईडी जो सी है उसको कॉपी कर सकते हैं। ये जैसे मैंने कहता हूँ ये मैकबुक हुई है, इसी की आईडी के अंदर तुमने अपडेट करना है। ओ सॉरी, कॉपी क्यों नहीं, राइट क्लिक कॉपी, इधर आके हम कहते हैं इधर पेस्ट। ओ शिट, ये क्या हुआ, देखो यहाँ पे लाइन कॉपी होगी शायद, मैंने तो पेस्ट खाली को की थी, पेस्ट वो लाइन होगी ना, ये कॉपी इधर साइड पे ये पेस्ट कर दे, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कॉपी और इसको मैं कहता हूँ पेस्ट। ठीक है, अब मैं कहता हूँ अभी आईडी तो हम हार्ड कोड दे रहे हैं, एक्चुअली ऐसा नहीं होगा, इसे हम एज अ ट्रायल के लिए कर रहे हैं। फिर मैं कहता हूँ जब भी यूज़र आएगा डॉक्यूमेंट में जाएगा, फिर वो इस आईडी में जाएगा, इस आईडी में जाके कलेक्शन बना देगा शूज़ की, उसके अंदर उसकी आईडी रैंडम जनरेट होगी। अब मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ करता हूँ, यहाँ पे ऐड लिख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, इधर अपना मैप दे देता हूँ। इसका जो सा है ना, इसका जो कलर है ना वो समझो रेड है ये। अब देखो जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको प्रेस करेंगे, मैं कहता हूँ लेट्स से ABC और ABC। मैं जैसे ही ऐड करता हूँ, इस कलेक्शन के अंदर जाएंगे, यहाँ पे ऐड हुई है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, कलेक्शन क्रिएट होता है तो रिफ्रेश करना पड़ता है। तो वो थी 6-8 से नाम से, यहाँ पे जाते हैं, देखो शूज़ की एक कलेक्शन बन गई। शूज़ के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे एक आईडी रैंडम और उसके अंदर कलर रेड, मतलब स्टार ही आपको एक हायरार्की बना के आगे जाना पड़ेगा। हायरार्की पता होगी, आप जितनी बड़ी स्ट्रिंग बना लेते हो वो आपके ऊपर। हाँ अजीब शुरू मुझे भी लगा था, मगर जब काम किया तो ठीक है, मुझे मज़ा आता है। लोग डरते हैं सब कलेक्शन से, बड़ा डरते हैं, मतलब सब कलेक्शन कोड गंदा कह सकते हैं, बट इसका एक और तरीका भी होता है। अगर आपने एंड तक जाना है ना, आप क्या करो, पूरा का पूरा पाथ कॉपी करो
और कलेक्शन को ऐसे ही पकड़ा दो ये, अब वो डायरेक्ट एक ही लाइन से उधर पहुंच जाएगा। ये भी आप कर सकते हो, आप इधर पूरी कलेक्शन ना दो, आप इधर पाथ ही दे दो पूरा, वो आप दो जो आपने कलेक्शन लिखा है वो नहीं लिखना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ पे अब क्या लिखना पड़ेगा? फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये कलेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है, ये कलेक्शन की तो होगी ना, उसका नाम नहीं है। वो आ गई ना, ये डॉक्यूमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, ये है ना, ये भी गई, ये भी गई आई थी, ये प्रोडक्ट्स के अंदर वो इस आईडी में आएगा। अब ये इसकी ज़रूरत नहीं, यहाँ तक तुम पहुँच गए, शूज़ में आ गया। शूज़ के अंदर जाके वो ऐड कर देगा। लेकिन ये हार्ड कोडेड नहीं हो जाएगा? अभी हार्ड कोडेड हम कर रहे हैं एज अ सेट, लेकिन हम स्ट्रिंग जोड़ सकते हैं ना क्लिक पे ले के बाद। वो हमें जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम देखो ना, किसी के अंदर जाके ही तो उसको अपडेट करोगे ना, पहली कैटेगरी पे क्लिक करोगे, जैसे मैथ पे क्लिक करोगे, तो बात रेट के फिर वो आईडी पकड़ के हम आगे ले जाएंगे, उस आईडी की बेस पे वो उसको यहाँ पे जोड़ लेंगे, मतलब वो हो जाएगा। वो कितना रोल है, क्लिक वाला काम तो कर लेंगे। कौन सा ना, क्लिक वाला काम, कौन सा क्लिक करो, क्लिक पे आईडी मिलने वाला है, कि वो भी शो के बाद वो शो पे ही होगा, अभी शो ही नहीं हुआ, क्लिक पे आईडी कैसे मिलेगी? ठीक है, ठीक है, ओके। मतलब आपने सिर्फ छोटा सा ये काम करना है, मल्टीपल डेटा को ऐड करना है, फायरस्टोर को अपने भी हाथ पे रिसर्च करो, फायरस्टोर के ड्रॉबैक्स हैं कुछ, उनको रिसर्च करो, और फायरस्टोर के ऊपर कोई अदर पार्टीज़ को देखो, थोड़े कोई और कुछ कोई और वीडियोस वगैरह भी देख रहे करो, ताकि हो सकता है कोई पॉइंट जो मेरे से मिस हो गया हो तो मैं वहाँ से मिल जाए। तो भाई मतलब इंश्योर अपने फायर बेस में सिर्फ डेटा ऐड करने का काम कर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं हर फायरस्टोर प्लान से पहले करता हूँ, इस दफ़ा नहीं मैंने बताई, वो थी ये क्रड। क्रड के बारे में हमें पता होना चाहिए। क्रड क्या होता है, हम दुनिया की कोई भी डेटाबेस को जब पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर ये 4 चीज़ें ही परफॉर्म करते हैं। पहला सी का मतलब होता है क्रिएट, आर का मतलब होता है रीड, यू का मतलब होता है अपडेट, और डी का मतलब होता है डिलीट। ये 4 चीज़ें अगर आपको किसी भी डेटाबेस के साथ करने आ जाए, इसका मतलब आप कोई भी रिक्वायरमेंट अचीव कर सकते हो। हर डेटाबेस का काम ये सिर्फ 4 चीज़ें करना ही होता है, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ फायरबेस में सी को किया, हमने डेटा को क्रिएट किया। नेक्स्ट टास्क हमारा होगा इसको रीड करना। जब ये रीड हो जाएगा, फिर हम रीड वाले डेटा को अपडेट करेंगे, और उसके बाद उसको फाइनली डिलीट कर देंगे। ये 4 चीज़ें जब हमने परफॉर्म कर ली, तो हम फायरस्टोर को समझो कर चुके होंगे। फिर हमारी सिर्फ प्रैक्टिस होगी फायरस्टोर की, कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हमने किस तरह से उसको सही यूज़ करना है। ओके ओके ओके, हाँ जी। व्हाट इज क्रड, देख लेगा ज़रा, व्हाट इज क्रड। सवाल पूछते हैं, क्या डिड यू परफॉर्म एनी क्रड इन फायरस्टोर, क्या तुमने कभी फायरस्टोर में कोई क्रड परफॉर्म किया? तो आप फिर बताओगे हाँ मैंने किया है। अभी तुमने क्या किया, सिर्फ क्रिएट किया। जब कल को तुम ये सारे स्टेप्स पूरे कर लोगे, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, ये जो रीड है ना, इस पर थोड़ा टाइम लगने वाला है, क्योंकि रीड से ही अगला अपडेट भी रिलेटेड है, डिलीट भी अपडेटेड है, ठीक है। अब ये रीड करने के मल्टीपल तरीके हैं, मेरी कोशिश होगी मैं सारे तरीके कवर करने की कोशिश करूँ, ठीक है, ताकि हमें आसानी बाद में होती रहे, ठीक है। ओके, इतना मुश्किल तो नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, उसको यूज़ करो भाई, ज़िंदगी आसान हो जाएगी।